Hello, dear students. Now, this video is for 2021 PYQ CET of the chapter AC circuits. चलो इंट्रोडक्शन हो गया. Let's start. आज हम लोगों का मोटिव है इसको जल्दी से निपटाना, धड़ाधड़ सॉल्व करके. एंड अभी अगर मैं आपको सच बताऊं तो AC सर्किट इज रिलेटिवली इजियर देन EMI. Why I am saying it? Because there are limited formulas. Actually, देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी लिमिटेड फॉर्मूलेस थे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन में ना जो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं ना उसकी वैरायटी बहुत सारी हो सकती है. सवाल को पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. एंड दैट इज नॉट इन केस ऑफ दिस चैप्टर. ये चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे. तो अगर आपको सीईटी में दो एमसीक्यूज अगर इस पे आ गए, मान लो दो एमसीक्यूज अगर इस पे आ गए, तो पक्का है कि दोनों के दोनों इजी रहेंगे. अगर तीन एमसीक्यू आए तो सिर्फ एक एमसीक्यू इसका थोड़ा सा वियर्ड होगा, और वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. तो ये पीवाईक्यूज में वो पार्ट आपका कवर हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे अभी ऑब्वियसली मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ जिसके अंदर वन शॉट मिलेगा, लेसन का पूरा मेमोरी मैप मिलेगा. तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है. नाउ अच्छा, दिस इज धीरज सर. बाय द वे, मेनी स्टूडेंट्स नो मी. मैट्रिक्स में जो ऑफलाइन आते हैं उनको तो पता है मैं कौन हूं, बट ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं पता. सॉरी, शकल नहीं दिखा सकता. लेट्स बिगिन. द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज दिस मच. सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या दिया आपको? एल दिया है, 10 हेनरी. और बोला है टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर. बेटा बेटा बेटा, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम पावर देने के लिए इन लोग ने आपको कंडीशन बोला है कि इट शुड बी कनेक्टेड टू कैपेसिटेंस ऑफ हाउ मच. मतलब ये कौन सा सर्किट हो गया भैया? इंडक्टर है इसके पास और कैपेसिटर है इसके पास, तो कौन सा सर्किट है? दिस इज एलसी सर्किट, मतलब एलसी ऑसिलेटर, बराबर ना. और एलसी ऑसिलेटर में आपको पावर मैक्सिमम बोला है. पावर मैक्सिमम का मतलब है कि करंट मैक्सिमम. और करंट मैक्सिमम सिर्फ तब होता है जब अपोजिशन मिनिमम होता है. ओम्स लॉ याद है ना? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बोलता है वोल्टेज इक्वल्स टू आई इंटू आर. इधर पे आर लेटर यूज नहीं कर सकते, इधर पे बहुत सारे अलग अलग लेटर होते हैं. आर होता है, एक्सएल होता है, एक्सी होता है, जेड होता है. ये सब क्या है एकदम शॉर्ट में आपको मैं आइडिया दे देता हूँ. अगर आपके पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसका अपोजिशन इज आर. अगर आपके पास सर्किट में सिर्फ मान लो इंडक्टर है तो उसका अपोजिशन इज कॉल्ड एज एक्सएल. अगर आपके पास एक कैपेसिटर है तो उसका अपोजिशन इज कॉल्ड एज एक्सी. अगर ये तीनों है तो देन द टोटल अपोजिशन इज कॉल्ड एज जेड. तो बेसिकली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अपोजिशन. इट कैन बी आर आल्सो, इट कैन बी एक्सएल आल्सो, इट कैन बी एक्सी आल्सो. अब इधर पे ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इक्वल्स टू आई इनटू अपोजिशन. तो अपोजिशन अगर मैं उधर भेजूं तो आई विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन. तो अब बताओ, आपका टारगेट है पावर मैक्सिमम, मतलब कि करंट मैक्सिमम. और करंट मैक्सिमम सिर्फ तब होगा जब अपोजिशन मिनिमम होगा. रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो मिनिमम होना चाहिए. अपोजिशन मिनिमम का कंडीशन क्या होता है याद रखना. ये सीरीज एलसी ऑसिलेटर का एक कंडीशन है, हम लोग जिसको बोलते हैं रेजोनेंस. रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे अपोजिशन इज मिनिमम. कैसे? देखो, हमारे पास Z का फॉर्मूला है. जब RLC सर्किट होता है तो Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. अगर आप लोगों का XL और XC इक्वल हो गया इधर पे, अगर XL और XC इक्वल हो गया तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा. इनका सब्ट्रैक्शन जीरो तो Z इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर. रूट आर स्क्वायर का आंसर आर होता है. लेकिन अगर इधर पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो मतलब Z विल बी जीरो. देखा जाए तो प्रैक्टिकली, या फिर अपना नॉट प्रैक्टिकली, थियरी में जीरो होगा. तो अगर Z जीरो हो गया मतलब अपोजिशन जीरो हो गया. तो अगर अपोजिशन जीरो हो गया तो देन द करंट विल बी इंफिनिटी. वो लॉजिक है. मतलब बेसिकली आपको रेजोनेंस का लॉजिक लगाने का है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक ऑफ रेजोनेंस. क्या होता है रेजोनेंस का लॉजिक? रेजोनेंस का कंडीशन होता है XL मस्ट बी इक्वल्स टू XC. अब XL का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन इंडक्टर? दैट इज ओमेगा L. व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर? रेजिस्टेंस में आपको समझाने के लिए बोल रहा है, इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते.
इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इधर पे एक्सी का क्या आएगा, 1/ω c। ये एक्चुअली आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आगे आने वाला है, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। मैं ओमेगा को इधर भेजता हूँ और एल को इधर भेजता हूँ, तो ओमेगा इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/LC। तो फिर ओमेगा विल बी रूट ऑफ 1/LC, जेपा। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इस लेसन में फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं एफ, 1/√LC। तो 2 पाई इधर भेजो, तो यू गेट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई√LC। ये एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। ये जो है ना, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको रट्टा मारना है। तो इस फॉर्मूले को ही अपन सीधा सीधा यूज करेंगे। आपको बोला है कि कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, मतलब कि एफ पता है, एल पता है, आपको सी ढूंढना है, नो प्रॉब्लम। इस फॉर्मूले को आगे लेके जाओ। अगर एफ इक्वल टू इतना दिख रहा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर इस पाई स्क्वायर और रूट का हट जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को सी चाहिए। तो सी को इधर भेजो और फ्रीक्वेंसी को इधर भेजो, सी चला जाएगा ऊपर और फ्रीक्वेंसी चला जाएगा नीचे। तो सी विल बी 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। झेपा है क्या? जिसको फॉर्मूला एडजस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, जिसको वैल्यू डालना अच्छा लगता है, वो लोग पहले चाहिए तो वैल्यू भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा चॉइस होता है पहले फॉर्मूला को मॉडिफाई करो। अब इधर तक आ गया तो लेट्स फाइंड आउट सी। सी इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर मतलब कि 3.14 का स्क्वायर, देखते हैं कि क्या होना है। इंटू एल, हाउ मच इज एल, 10 हेनरी। इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। और अरे इन लोग ने पाई का स्क्वायर वैल्यू दिया आपको 10 पे, सॉरी मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं था। इन लोग ने आपको पाई का स्क्वायर दिया है वैल्यू डायरेक्टली पे, तो अपन वो भी वापर सकते हैं कि पाई का स्क्वायर है, इसको मैं 10 बोल सकता हूँ। ये जो है ना, ये पाई का स्क्वायर, मैं इसको 10 बोल सकता हूँ, ये पूरे को 10। ये भी 10 है। इंटू इंटू ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ अभी। C इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर एल, हाउ मच इज एल, 10, इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, हाउ मच इज फ्रीक्वेंसी, 50, तो 50 का स्क्वायर। तो अगर मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, मतलब 10⁻⁴। इसके अलावा नंबर देखो क्या बच रहा है, 5 और 5 25 होता है, 25। अब एक बाय 25 इंटू 4 100 होता है, 25 इंटू 4 और एक 4 जीरो। ये दो जीरो, ये 4 जीरो को मिक्स कर दो तो ये हो जाएगा 6 जीरो, 1/10⁶ फैराड। तो कैपेसिटर इज 1/10⁶, और 10⁶ ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, 10⁻⁻6 फैराड। दिस इज द कैपेसिटर। और ये कितना होता है, 10⁻⁻6 फैराड मतलब माइक्रो फैराड होता है, मालूम है क्या? मिली माइक्रो, तो 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁻6 फैराड। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइक्रो फैराड एंड दैट इज योर आंसर। तो क्या अनुभूति हुई? होनी चाहिए, होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, नहीं हुई तो फिर दुख दुख होगा मुझे कि आपको सुख की अनुभूति नहीं हुई है सुन के। चलो लेट्स मूव अहेड। When a DC voltage of 200 volts is applied to a coil of self-inductance of this much, a current of 1 ampere flows through it. But by replacing DC source with AC source, the current of the coil is reduced to 0.5. Then the frequency is how much? Okay, नहीं समझा, पक्का नहीं समझा रहेगा, 100%, 100%। अगर ऐसा जब भी आता है ना बच्चों, शांति से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मान के चलते कि हम लोग वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको ये सवाल रीड करने के बाद कुछ भी नहीं छिपा कि क्या दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चों के लिए मैं पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो डेटा, जब अपन ने डीसी वोल्टेज लगाया 200 वोल्टेज का, कहां पे, कॉइल को जिसको सेल्फ इंडक्शन था, बराबर, जिसके पास सेल्फ इंडक्शन था, एक ऐसे फिर कॉइल को अपन ने लगाया, सेल्फ इंडक्शन था, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस थ्रू। अब उसके बाद बोला है बट बाय रिप्लेसिंग डीसी सोर्स, ए भैया ये डीसी था, डीसी 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 डीसी, डेटा दिया है इधर पे, डीसी सोर्स, ठीक है। अब उसके बाद बट व्हेन रिप्लेसिंग डीसी विथ एसी सोर्स, जब आप एसी सोर्स भेज रहे थे कितना, 200 वोल्टेज का, देन द करंट इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 0.5 एम्पियर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज हाउ मच। नाउ यू थिंक बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे सिखाना है आपको। वो कंसेप्ट क्या है, देखो, हम लोग ने ईएमआई पढ़ा है ना, ऑब्वियसली ईएमआई का वीडियो मैंने दिया था। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इंडक्टर में इंडक्शन होता है, मालूम है?
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, इतना तो क्लियर है, बराबर, ओके। नाउ यू ओनली थिंक कि अगर मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, उसमें खुद का जो बैक ईएमएफ बनता है वो क्यों बनता है? अभी आपके पास ये फॉर्मूला पता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू एल है। अगर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, बैक ईएमएफ। बट फ्लक्स चेंज कब होगा? जब करंट चेंज होगा। बट यार ये डीसी है, डीसी में कुछ चेंज होता है क्या? बताओ जरा, डीसी में चेंज होता है क्या? कुछ नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सीक्रेट आपको याद रखने का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हेन यू यूज एन इंडक्टर, हाँ क्लास, व्हेन यू यूज एन इंडक्टर, और इंडक्टर को अगर आप डीसी से जोड़ते हो ना, डीसी से, तो उसका जो अपोजिशन होता है, ठीक है, जब आप इसको डीसी से जोड़ते हो तो उसका जो अपोजिशन होता है, वो अपोजिशन वी राइट इट डाउन एज सिर्फ आर, रेजिस्टेंस जितना, सिर्फ रेजिस्टेंस जितना। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, एक इंडक्टर के अंदर एक्चुअली अगर बोला है रेजिस्टेंस भी दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसकी वजह से ये भी रहेगा, फिर एक्सेल भी रहेगा। रेजिस्टेंस होता है ना नॉर्मल, अरे रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का धक्का धुक्की। तो इसमें रेजिस्टेंस भी रहेगा और एक्सेल भी रहेगा, दोनों रहते हैं। लेकिन जब आप डीसी में डालते हो तो फिर एक्सेल जीरो हो जाता है। ये सीक्रेट था, प्लीज डोंट फॉरगेट। डीसी की खासियत क्या होती है? डीसी की खासियत होती है कि डीसी में एक्सेल इज जीरो। व्हाई एक्सेल इज जीरो रे? क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप नोटिस करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेल? एक्सेल का फॉर्मूला इज ओमेगा एल, एंड ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। डीसी में फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जीरो, डीसी में पोल्स नहीं चेंज हो रहा है। इसीलिए याद रखना कि अपोजिशन एक्चुअली देखा जाए तो इसमें दोनों होना चाहिए, लेकिन डीसी की खासियत होती है कि डीसी में दी अपोजिशन इज ओनली इक्वल्स टू आर, एक्सेल बिकम जीरो। इधर तक क्लियर है? और सेम चीज अगर मैं एसी में लगाऊं, एसी में, एसी सर्किट में, तो फिर एसी सर्किट में अगर आप नोटिस करोगे तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा और एक्सएल भी होगा। और उस केस में जब दोनों आता है तो क्या फॉर्मूला था जेड का? जेड का फॉर्मूला था रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, याद है ना? तो इसमें तो खाली इंडक्टर है, एक्सी तो है नहीं, कैपेसिटर तो है नहीं, बस ये फॉर्मूला था। आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया है, पहली बात, ठीक है। अभी लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। फर्स्ट अपना डीसी चालू था, ओके। डीसी में हाउ मच इज द ईएमएफ? 200 वोल्ट, ओके। डीसी में ईएमएफ इज 200 वोल्ट। उसके बाद डीसी में सेल्फ इंडक्शन दिया है, एल दिया है, बराबर। बट उससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको पता है कि डीसी में एक्सएल इज जीरो। डीसी की खासियत क्या होती है? डीसी में एक्सएल इज जीरो, ये डेटा भी हमको पता है, ओके। डीसी में करंट दिया है आपको, यस, करंट दिया है। कितना दिया है? 1 एम्पियर, ओके। बेटा ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ। आपके पास वोल्टेज भी है और करंट भी है। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला? ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी बाय आई। यहाँ पे हाउ मच इज द अपोजिशन? टोटल अपोजिशन फिर कितना है? सिर्फ रेजिस्टेंस जितना है। वैसे भी एक्सेल तो जीरो है, यहाँ तक तो सबको समझ में आता रहेगा, एक्सेल तो जीरो है। तो अपोजिशन इज नथिंग बट रेजिस्टेंस जितना, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। तो आर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इज 200, करंट इज 1, तो रेजिस्टेंस इज 200 ओम। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपके डीसी का लॉजिक था। अब एसी को सॉल्व करते हैं। एसी के लॉजिक में हमारे पास दोनों रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा और एक्सेल भी रहेगा। अब एक्सेल को मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो बेटा एक्सेल का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई एफ इनटू एल। तो एक्सएल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। हाउ मच इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी। अरे यार वही ढूंढना है क्या? ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, अपने को फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, ठीक है। 2 पाई एफ एल, तो अपने को फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो मैं एक्सेल इतने पे रख देता हूँ। एल का वैल्यू दिया है, अपन एल को चेंज करेंगे, 2 पाई एफ इंटू एल। हाउ मच इज एल? देखो एल दिया है, एल दिया है 2 रूट 3 बाय पाई, ठीक है। पाई पाई उड़ा दो, तो एक्सेल विल बी 2 टू द 4, 4 रूट 3 इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एक्सेल हो गया। इधर तक समझ में आ गया सबको? अब सब कुछ इधर पे अपन फॉर्मेट डालेंगे। अब यहाँ पे देखो तो जरा डेटा बता, तो एसी में आपको क्या क्या दिया है? एसी में आपको ईएमएफ दिया है, कितना ईएमएफ दिया है? 200 वोल्टेज का, ठीक है। एसी में ईएमएफ मिल गया, दिया है। एसी में करंट दिया है, हाँ सर एसी में तो करंट भी दिया है। जब अपन एसी सर्किट लगाए थे
तो करंट भी दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट इज 0.5 एम्पियर। तो अगर आप लोग इधर पे भी ओम्स लॉ लगाते हो तो आंसर तो आएगा, क्योंकि आपके पास ईएमएफ भी है और करंट भी है। सिर्फ यहाँ पे वापस जब आप ओम्स लॉ लगाओगे तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है अपोजिशन। अपोजिशन विल बी इक्वल्स टू ई बाय आई। यहाँ पे कौन कौन सा अपोजिशन है बॉस? यहाँ पे दोनों अपोजिशन है रे। यहाँ पे दोनों अपोजिशन है, तो ठीक है। अपोजिशन का नाम होता है जेड, तो जेड इज इक्वल टू ई बाय आई। हाउ मच इज ई? 200। हाउ मच इज आई? 0.5। मतलब मैं इसको बोलूंगा 200 बाय 0.5 को हाफ बोल देता हूँ। तो जेड इज हाउ मच? 400। जेड मिल गया। जेड मिल गया। अब फॉर्मूला सबको पता है जेड का क्या होता है। लास्ट स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन। जेड का क्या फॉर्मूला? हमको ये फॉर्मूला में यूज करना है। तो इट विल बी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल द होल स्क्वायर। जेड कितना दिया है? जेड दिया है 400, तो 400 इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब ये सबका स्क्वायर कर दो तो 400 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16, दो जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। इधर पे आर स्क्वायर आ जाएगा, बट आर तो हमको ऑलरेडी पता है। आर तो हमको ऑलरेडी पता है ना इधर पे। यस, आर तो हमको ऑलरेडी पता है। तो जब मैंने रूट हटा दिया, जब मैंने दोनों साइड को स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, तो इधर पे आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और 4 जीरो, दो का स्क्वायर 4, दो जीरो का स्क्वायर इधर भी 4 जीरो प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसको इधर भेजो, माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इज 12 और 4 जीरो एज इट इज। एंड विल बी इक्वल टू अकेला बचेगा एक्सएल का स्क्वायर। तो फिर एक्सएल विल बी व्हाट? रूट। इसका रूट क्या होता है? 12 का रूट तो देखेंगे, बट 4 जीरो का रूट तो बड़ा आसान है। 4 जीरो का रूट होता है 2 जीरो। एक्सएल मिल गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सएल? एक्सएल का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी बनाया था, 4 रूट 3 एफ। तो मैं इधर पे लिखूंगा एक्सएल ना लिख के 4 रूट 3 एफ विल बी इज इक्वल टू रूट 12 इंटू 100। अब इसे आप निकाल सकते हो ना, ये 4 रूट 3 उधर जाएगा डिवीजन में। तो आई विल गेट द फाइनल फॉर्मूला की f इज इक्वल टू रूट 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 रूट 3। 12 और रूट 3 को मिक्स कर दो ऑब्वियसली। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? 12 रूट 3 को मिक्स कर दो तो ये हो जाएगा ऊपर 12 नीचे 3, ये एज इट इज। ऊपर 100 था नीचे 4 था, अलग अलग एज इट इज। 12 बाय 3 4 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 4 इंटू 100 बाय 4। 4 का रूट 2 होता है, 2 इंटू 100 बाय 4 विच इज नथिंग बट 200 बाय 4 विच इज नथिंग बट 50 हर्ट्ज। झेपा। अब बच्चे ये नहीं बोलने चाहिए सॉरी इतना लेंदी। अरे लेंदी नहीं है रे, मैंने आपके लिए इतना डिटेल में सॉल्व किया है। इसको आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना रहेगा। अगर सीईटी में इसको सॉल्व करना है तो सीईटी में अप्रोच क्या होना चाहिए? सीईटी में अप्रोच ये होना चाहिए, डीसी था तो सिर्फ रेजिस्टेंस लगेगा, एसी था तो रेजिस्टेंस भी लगेगा और एक्सएल भी लगेगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाय आई। एसी का ई 200, आई इज 0.5, 0.5 मतलब हाफ। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 400। तो 400 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16, ये 4 जीरो विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। डायरेक्ट आर। आर कैसे निकालने का? तो जैसे अपन ने जेड निकाला ना वोल्टेज बाय करंट, वैसे आर भी निकालने का वोल्टेज बाय करंट, सिर्फ डीसी के लिए। तो डीसी का वोल्टेज 2 था, डीसी का करंट 1 था, तो आर आ जाएगा 200। 200 का स्क्वायर 4, 4 जीरो, ये 16, 4 जीरो प्लस एक्सएल स्क्वायर। इनको माइनस कर दो तो 12 और 4 जीरो, ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सएल फिर कितना हो जाएगा? रूट 12 और 2 जीरो। ये एक्सएल का फॉर्मूला है। एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता है। अपने एक्सएल को वो किया था ना, अपने को मॉडिफाई करना पड़ा। ठीक है, एक्सएल निकालने का एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल इक्वल टू रूट 12 इंटू 100। ये भी आप लोग डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ज्यादा दुखी नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। पहले भले मैं सिंपल में वे में बता रहा हूँ, जिसको लेंदी लग रहा है, ऐसा लगता रहेगा आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, बट सच में इतना टाइम नहीं लगता। डू नॉट वरी। अगला न्यूमेरिकल देखो। अगले न्यूमेरिकल में क्या दिया है? अगले न्यूमेरिकल में दिया है एन इंडक्टर कॉइल टेक्स करंट 8 एम्पियर when connected to a 100 volt and 50 hertz AC source। ओके, एक इंडक्टर का कॉइल है, देखते रहिए। एक इंडक्टर है, इंडक्टर जिसका आय दिया है, वोल्टेज दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है।
और उसके बाद एक प्योर रेजिस्टर है, प्योर रेजिस्टर अंडर द सेम कंडीशन टेक्स अ करंट ऑफ दिस मच। सेम कंडीशन का क्या मतलब है कि करंट हटाए तो बाकी सब सेम, मतलब वोल्टेज से, ठीक है। एंड नाउ द इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, अब अपने दोनों को मिक्स करना है, यहाँ पे अपने को दोनों को मिक्स करना है। ये अगर इंडक्टर और रेजिस्टर इनको अपन ने सीरीज में जोड़ा इतने से, तो देन व्हाट विल बी द करंट इन द सीरीज। वेरी सिंपल। सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले इंडक्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इंडक्टर का सिनारियो, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना रियलाइज होना चाहिए, पहले सिर्फ इंडक्टर है, दूसरे में रेजिस्टर है, और तीसरे में दोनों को मिक्स कर दिया है। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, पहले इंडक्टर का लॉजिक लगाते हैं। अब इंडक्टर के लिए आपको फिर क्या क्या दिया है, ईएमएफ दिया है 100, ये ईएमएफ दिया है 100, करंट दिया है 8, ओके, ईएमएफ दिया है, करंट दिया है, और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ये डेटा दिया है, ये तीन डेटा। वोल्टेज और करंट से क्या निकाल सकते हैं, बताओ बच्चों, वोल्टेज और करंट से क्या निकाल सकते हैं, अपोजिशन निकाल सकते हैं। वोल्टेज और करंट से अपोजिशन मतलब कि एक्सल निकाल सकते हैं। अरे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी बाय आई, आर इक्वल्स टू वी बाय आई होता है। सिर्फ आर नहीं बोलेंगे इधर पे, ये इंडक्टर का अपोजिशन होता है एक्सएल, तो एक्सएल का फॉर्मूला रहेगा ई बाय आई। बराबर है, यहां तक तो क्लियर है। तो एक्सएल विल बी ईएमएफ इज 100, करंट इज 8। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 100 बाय 8। आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 50, तो 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू एल विल बी इक्वल टू 100 बाय 8। 50 दूनी 100, 100 कट, पाई यहाँ पे गया नीचे चला जाएगा, तो यू गेट एल इज इक्वल टू 1 बाय 8 पाई। एल मिल गया। ये इंडक्टर के लिए था। अब उसके बाद प्योर रेजिस्टर के लिए सेम चीज, रेजिस्टर के लिए जो इंडक्टर था वहां पे अपोजिशन था एक्सएल, रेजिस्टर में अपोजिशन होता है आर। अब इस केस में सेम कंडीशन का क्या मतलब है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, वो कितना रहेगा वोल्टेज सेम, 100 वोल्ट, ठीक है। करंट कितना है, करंट इन्होंने दिया है 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस का हेडेक ही नहीं होता है, रेजिस्टेंस बदलता नहीं है बेटा। लाइफ चेंजिंग लाइन बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, ठीक है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एसी और डीसी, इट डज नॉट डिपेंड, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वापस ओम्स लॉ लगाओ, इधर पे भी जैसे पहले ओम्स लॉ लगाया था अपोजिशन के लिए, वैसे इधर भी अपोजिशन के लिए आर इक्वल्स टू वी बाय आई। तो आर विल बी इक्वल्स टू 100 बाय 10, कितना होता है 10 ओम। तो इधर पे रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ तक जेप है सबको, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, अगर अपन ने इनको सीरीज, अभी नया सर्किट है, न्यू सर्किट, ठीक है चलो। अब लास्ट केस, न्यू सर्किट, और न्यू सर्किट में क्या क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो न्यू सर्किट में इंडक्टर भी दिख रहा है, रेजिस्टर भी दिख रहा है। तो जैसे इंडक्टर में अपोजिशन एक्सएल था, रेजिस्टर में अपोजिशन आर था, न्यू सर्किट में हाउ मच इज द अपोजिशन, न्यू सर्किट में वी कॉल अपोजिशन एज जेड। एंड जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल द होल स्क्वायर, याद आ रहा है। अब जेड का क्या फॉर्मूला होगा अपोजिशन का, जैसे इधर पे ओम्स लॉ लगाया, अपोजिशन इज इक्वल टू ई बाय आई, यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाया, अपोजिशन इज इक्वल टू ई बाय आई, वैसे यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अपोजिशन जो था, अपोजिशन जो जेड था दैट विल बी इक्वल टू ई बाय आई। तो इंस्टेड ऑफ जेड आई विल राइट डाउन ई बाय आई, तो ई बाय आई इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल द होल स्क्वायर। वोल्टेज कितना है 100, करंट नहीं पता, वही तो ढूंढना है, विल बी इक्वल्स टू रूट आर, रेजिस्टेंस कितना था पुराना वाला, मैंने ऑलरेडी बोला है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एसी डीसी, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। तो रेजिस्टेंस 10 था, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इधर तक समझा है, यहाँ तक समझा है। अब अपने को एक्सेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्सेल निकालेगा अपन ने, एक्सेल निकालना पड़ेगा। हाँ, और एक सुंदर सा इधर पे एक चीज नोटिस करना है, क्या एक्सेल फर्स्ट केस के जितना सेम होगा, यू टेल मी। मेरा एक सवाल है आपके लिए, इज एक्सएल सेम फॉर बोथ केसेस, ये मेरा सवाल है, क्या आंसर है, इज एक्सएल सेम फॉर बोथ केसेस, द आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज एक्सएल का फॉर्मूला इज ओमेगा एल, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, तो एफ अलग था,
इसलिए मैंने यहाँ पे एल निकाला है। तो अब इस इक्वेशन में एक्सएल को मैं चेंज करूंगा, तो नाउ सी द कैलकुलेशन, इट विल बी 100/i एज इट इज, रूट ऑफ 100 प्लस ये पूरे का स्क्वायर एक्सएल। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा एल, एंड ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो तो कितना दिया आपको, 40 दिया फ्रीक्वेंसी, इधर पे बोला ना, फ्रीक्वेंसी आपको 40 दिए, इंटू एल। हाउ मच इज एल, हाउ मच इज एल, एल दिया है 1/8 पाई, इधर पे निकाला ना एल, ये तो कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट है ना, वो तो कांस्टेंट होता है, तो दिस इज 1/8 पाई और द होल स्क्वायर। झेपा है सबको, आई होप सबको झेपा रहेगा। अब पाई, पाई कट, 8, 4 2 8 कट, ऊपर एक 0 बचा, मतलब 10 बच रहा है, झेप रहा है क्या, अरे 40 इंटू 2 80 होता है, नीचे 8 था ऊपर 80 था, ऊपर एक 10 बचा, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो यू गेट 100/i विल बी इक्वल्स टू रूट, ये 100 था एज इट इज, इधर पे 10 बचा था, तो 10 का स्क्वायर ये भी 100 होता है, तो ये होता है 200। तो आई कैन राइट डाउन 100/i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 200। रेसिप्रोकल ले लो, तो इट विल बी i/100 विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√200, तो i/100 इज इक्वल्स टू 1/200 में आप लोग √2 अलग लिखो और √100 अलग लिखो। 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, एक जीरो लड़ा दो और ये 10 इधर पे भेज दो, तो यू गेट i इज इक्वल्स टू 10/√2। 10/√2 को रैशनलाइज कर दो, यू गेट 5√2। दिस इज आवर आंसर। सुख की अनुभूति होनी चाहिए, ओ ये 5√2 इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आया। अगला न्यूमेरिकल, बच्चे बोलते रहे सर क्या आप तो बोल रहे थे बहुत इजी न्यूमेरिकल से एज कम्पेयर टू ईएमआई, इसमें तो कैलकुलेशन बहुत है। क्या करें, कैलकुलेशन है बट वियर्ड नहीं है। नहीं यार, इसमें तो थोड़े बहुत सम्स वियर्ड भी है। क्या मैं आपको बेवकूफ बना रहा था, यू नेवर नो। लेट्स सी, हमको आगे मालूम पड़ेगा कि सच में वियर्ड उतने हैं क्वेश्चंस या ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। एन इंडक्टिव कॉइल, अब यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, एन इंडक्टिव कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है, एक इंडक्टिव कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल। तो इंडक्टिव कॉइल में एक्सएल भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, ये पता होना चाहिए, एक्सएल भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है इंडक्टिव कॉइल में। एन इंडक्टिव कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। When an AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil, the voltage leads the current by 45 degree. Then the inductance is how much? अब इसके लिए आपको फेजर डायग्राम को बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम मैं आपको याद दिला देता हूँ कि क्या था। देखो आसान है, याद दिला देता हूँ। ये फेजर डायग्राम में आपको एक चीज याद आएगा कि इधर पे एक्सएल होता है, इधर पे एक्सएल होता है, इधर पे रेजिस्टेंस होता है आर, यहाँ पे होता है एक्सएल, यहाँ पे होता है आर। करंट सेम डायरेक्शन में होता है, बराबर, करंट यही डायरेक्शन में होता है और वोल्टेज भी यही डायरेक्शन में होता है। रेजिस्टेंस के लिए भी वोल्टेज यही डायरेक्शन होता है, एंड इंडक्टर के लिए वोल्टेज इधर पे होता है, ई एल के लिए। इसीलिए मैं हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि इंडक्टर के केस में द वोल्टेज लीड, याद है क्या आपको, आपने बहुत बार सुना रहेगा, आपने बहुत बार सुना रहेगा, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज लीड, तो देखो वोल्टेज आगे करंट से, और रेजिस्टेंस के लिए दोनों सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में। तो देखो रेजिस्टेंस के लिए आई भी इधर है और रेजिस्टेंस भी इधर है, ठीक है। अभी अगर आपको बोला जाए कि द वोल्टेज लीड द करंट बाय 45 डिग्री, अब यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज है, अगर आप नोटिस करोगे तो कौन कौन से वोल्टेज है, यहाँ पे दो दो वोल्टेज है, एक है वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस, दूसरा है वोल्टेज ऑफ द ये इंडक्टेंस, यहाँ पे ई एल और ई आर, और दोनों के बीच में एंगल फिर कितना है, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं बताओ, 90 डिग्री के वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, अरे भैया पाइथा बाबा से ऐड करते हैं। सो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज ई नेट वोल्टेज। और यहाँ पे आपको बोला है कि द वोल्टेज, देखिए ये लाइन आपको समझेगा, द वोल्टेज लीड द करंट बाय 45 डिग्री। करंट किधर था, यहाँ पे था, करंट इधर पे था, वोल्टेज किधर पे था, यहाँ पे था, और ये एंगल आपका 45 डिग्री, और आपको बोला है देन द इंडक्टेंस इज हाउ मच। अब बहुत सिंपल है, ये ड्राइंग एक्चुअली वोल्टेज के लिए भी होता है और इंडक्ट और अपोजिशन के लिए भी होता है। ये जो मैंने बनाया ये मिक्स बना है, एक्चुअली ड्राइंग दोनों के लिए अलग होता है। एक इंडक्टर के लिए, मतलब रेजिस्टेंस का लॉजिक के लिए ऐसा होता है, ये एक्सएल, ये आर रेजिस्टेंस,
और यहाँ पे आएगा जेड टोटल, ये एंगल फाइव उसके लिए भी। और अगर आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे तो tan फाइव का फॉर्मूला मिलेगा। tan फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट विच इज एक्सएल अपॉन एडजेसेंट विच इज आर। और वही लॉजिक इधर पे भी होता है, वोल्टेज के लिए भी आप लोग सेम लॉजिक लगा सकते हो बेटा। tan फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट में ये कौन सा वोल्टेज है? ये है वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर। अपॉन एडजेसेंट में कौन सा होता है? वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। तो दिस इज आई इंटू एक्सएल, दिस इज आई इंटू आर। वोल्टेज का फॉर्मूला आई इंटू अपोजिशन एक्सएल के लिए, इंडक्टर के लिए, एंड रेजिस्टेंस के लिए आई इंटू आर। आई आई उड़ा दो तो देखो ना, यही फॉर्मूला है ना tan पाई का, एक्सएल अपॉन आर। ये समझा क्या मैं क्या बोला? मुझे लग रहा है कि शायद से कुछ बच्चों को नहीं झेल पा रहे, तो मैं एक बार चीजें वापस समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स याद करो, कुछ रूल्स बता देता हूँ सो दैट आपको ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, अपोजिशन, अपोजिशन में क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है, एक्सएल आता है, और एक्सी आता है। ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ रेजिस्टर है तो आर, अगर सिर्फ इंडक्टर है तो एक्सएल, सिर्फ कैपेसिटर है तो एक्सी, और अगर दोनों है तो अपन उसको बोलते हैं जेड। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक्सएल होता है, और सिर्फ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे जो आपको जेड मिलता है, टोटल जेड, दैट इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ पे एंगल दिया आपको फाइव। सेम लॉजिक आप लोग वोल्टेज के लिए, अपोजिशन के लिए था ना, वैसे ही मैं ईएमएफ और करंट के लिए भी बना सकता हूँ। अब देखो, ये डायरेक्शन में वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, ये डायरेक्शन में है वोल्टेज इंडक्टर का। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है वो करंट ये डायरेक्शन में होता है रेजिस्टेंस के वोल्टेज के। ठीक है, तो करंट के हिसाब से वोल्टेज ये लीड कर रहा है इंडक्टर का। अभी ई एल और ई आर दोनों 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट भी इधर आएगा, ई नेट। और ये भी एंगल फाइव होता है, झेप रहा है। तो tan फाइव ये लॉजिक लगाओ या tan फाइव ये लॉजिक लगाओ, बात एक ही है। अगर मैं वोल्टेज के हिसाब से लगाऊं, अगर मैं वोल्टेज के हिसाब से लगाऊं, तो tan फाइव का क्या फॉर्मूला आएगा? tan फाइव का फॉर्मूला रहेगा वोल्टेज ऑफ द अपोजिट पार्ट। देखो ना, एंगल का अपोजिट क्या होता है? ई एल बाय वोल्टेज ऑफ द एडजेसेंट विच इज ई आर। समझा? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई आर, तो आई इंटू अपोजिशन दैट इज एक्सएल। इधर पे आई इंटू अपोजिशन दैट इज एक्स आर नहीं लिखते, सॉरी आर लिखते डायरेक्ट। तो आया उड़ गया, तो क्या आया? tan फाइव का फॉर्मूला, tan फाइव का फॉर्मूला है अपोजिशन ऑफ द इंडक्टर बाय अपोजिशन ऑफ द रेजिस्टर। और सेम आंसर इधर से भी आता है रे, अपोजिशन वाले से भी सेम आंसर आता है tan फाइव का। tan फाइव का फॉर्मूला आएगा अपोजिट दैट इज एक्सएल अपॉन एडजेसेंट दैट इज आर। देखो सेम आंसर आ रहा है, झेपा। अब इसमें आपको बोला है कि 45 डिग्री, तो tan फाइव वन होता है, तो डायरेक्ट आएगा एक्सएल इज इक्वल टू आर। जितना जितना आर है उतना एक्सएल है। आर कितना है? आर है 100, आर है 100, तो एक्सएल फिर कितना होगा? एक्सएल भी 100 होगा, एक्सएल भी 100 होगा। बट एक्सएल का क्या फॉर्मूला था? एक्सएल का फॉर्मूला रहता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ इंटू एल। समझा? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है भिड़ू? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1000 दिया है, 1000 इंटू एल विल बी इक्वल टू 100। एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो उड़ गया, 10 इंटू दो 20, तो दिस इज 20 पाई इंटू एल इज इक्वल टू 1। तो एल इज इक्वल टू 1/20 पाई। 1/20 पाई, अगर 1/2 होता तो 0.5 होता है, 1/20 है तो 0.05 पाई पाई। ये हमारा आंसर है। समझा है? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हो गया ना, अब फिफ्थ। बहुत टाइम लग गया रे 4 MCQs करने में, मेरे ख्याल से 4 MCQs करने में 20 मिनट लग गया रहेगा अपना, 5 मिनट फॉर ईच MCQ। भैया समय तो जैसे क्या ही बोलूं, समय का ही तो दिक्कत है। कोई ना, प्रयत्न करेंगे अपन, लास्ट तक एकदम स्लो मो में लेके जाएंगे, सो दैट नूब को भी समझ जाए। टेंशन नहीं लेने का, कॉन्फिडेंस रखने का, सर है ना तुम्हारे साथ। और सर ने तो पहले ही बोलेला है बीड़ू, व्हाट्सएप मैसेज कर देने का डाउट है तो, फॉर एनी डाउट, फॉर एनी डाउट रीच धीरू सर। नंबर इज 8956203459। बहुत इजी है। 89 सीक्वेंस में, 56 भी सीक्वेंस में। ठीक है, 20 का एक कोई तो क्लोज नाता है मेरे हृदय से, वो क्लोज नाता आपको मैं नहीं बताऊंगा। और उसके बाद 3 4 5,
3 4 5 सीरीज में। नंबर याद रखने का ट्रिक रे। 89 56 इजी है। 20 मेरा क्लोज नंबर, फिर 3 4 5 हमको पता है, और 9 मटका मारो, 3 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ इधर पे टाइम पास? कभी कभी मुझे भी लगता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ। सॉरी, लेट्स बी प्रोफेशनल, राइट? ए बिल्कुल नहीं रहे, चिल मार के लिया करो, ठीक है? इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बेटा एक सीक्रेट मुझे आपको अभी के अभी क्लियर करना है। सीरीज और पैरेलल में एक फर्क होता है रेजोनेंस का, याद रखना। सीरीज में, ठीक है, जब आप सीरीज में लगाते हो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, अब रेजिस्टेंस हो या ना हो वो छोड़ दो, बट अगर आपको रेजोनेंस चाहिए सीरीज में, रेजोनेंस, तो उसका लॉजिक देखो क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब है कि आपका एक्स एल मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स सी, ठीक है? अभी आप लोग ने जेड का फॉर्मूला पता है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला है इंपीडेंस के ट्रायंगल का। अब इसमें अगर रेजिस्टेंस जीरो है और अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो उनका सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा, जेड जीरो आएगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, आई जेड, जेड अपोजिशन, तो आई इज इक्वल टू V बाय जेड। बट जेड तो जीरो है, अगर अगर जेड जीरो है तो आई विल बी मैक्सिमम या फिर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट थ्योरेटिकली। तो सीरीज की खासियत भूलना नहीं है। सीरीज में द करंट इज मैक्सिमम, और पैरेलल में ठीक उल्टा। पैरेलल में आपके पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। पैरेलल में सीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, एलसी ऑसिलेटर, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर। सो द लॉजिक इज, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब पैरेलल में लॉसेस ही नहीं है। और पैरेलल में लॉसेस नहीं का मतलब क्या है पता है? लॉसेस सिर्फ तब नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं होंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दैट मीन्स जब करंट जीरो होगा। बच्चा आप सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो, ये वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो लॉसेस होगा। बट ये लोग बोल रहे हैं लॉसेस नहीं ही होना चाहिए, एलसी ऑसिलेटर में लॉसेस नहीं ही होना चाहिए। दैट मींस द करंट शुड बी जीरो। ये कंडीशन, इसका फॉर्मूला याद रखो। आई का फॉर्मूला क्या है वो भी बता दो। आई का फॉर्मूला इज ई नॉट, ठीक है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू 1/xc माइनस 1/xl, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में है। डिराइव, इसका डेरिवेशन भी है, बट आपको डेरिवेशन का तो अभी मैं बता नहीं सकता, टाइम नहीं है, लेकिन याद रखने का ट्रिक बता सकता हूँ। आई का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से? ईएमएफ अपॉन अपोजिशन, बराबर। तो ये आपके ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, इंस्टेंटेनियस। अपोजिशन याद रखना, अपोजिशन में एक्सएल आता है, ठीक है, एक्सएल आता है अपोजिशन में। तो देखो नीचे अपोजिशन होता है तो देखो नीचे एक्सएल है, और जिधर पे एक्सएल है वहीं पे एक्सी आना चाहिए, ये फॉर्मूला है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू एक्सी ना लिख के ओमेगा सी माइनस नीचे एक्सएल की जगह 1/ओमेगा, ऐसा। बट ये सब आप लोग इग्नोर करो। व्हाट मेन आई वांट टू टीच यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टीच यू इज करंट मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है? क्योंकि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। तो अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया तो इनका सब्ट्रैक्शन भी जीरो होगा। इनका सब्ट्रैक्शन जीरो तो करंट भी जीरो। लॉजिक समझा? ये है लॉजिक। तो सीरीज में द करंट इज मैक्सिमम एंड पैरेलल में द करंट इज मिनिमम। अब ये चीज कोई ना कोई आगे के एमसीक्यूज में अगर आ गया तो मैं वो टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। खैर, ये सीरीज है। सीरीज में अपोजिशन जो होता है जेड, जेड मिनिमम होता है। अगर अपोजिशन मिनिमम रहेगा तो करंट मैक्सिमम रहेगा ऑब्वियसली। सो द करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कहां पे है? द करंट इज मिनिमम, रॉन्ग। द इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, रॉन्ग। द अपोजिशन मस्ट बी मिनिमम। बच्चों में जब भी अपोजिशन बोलता हूं ना, तो अपोजिशन का मतलब वही होता है इम्पीडेंस। अगर तीनों रहेगा तो जेड बोलेंगे, अगर तीनों रहेगा आर एल सी तो जेड बोलते हैं, या फिर अगर दो भी रहेगा ना तो जेड बोलते हैं, कोई भी दो। और अगर अकेले अकेले रहेंगे तो आर बोलते हैं, एक्सएल होता है और एक्सी होता है, मीनिंग सबका सेम है। खैर, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। यहाँ पे बोला है कि इंपीडेंस इज मैक्सिमम, गलत। इंपीडेंस मैक्सिमम नहीं होता, इंपीडेंस मिनिमम होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? द करंट एंड वोल्टेज आर मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। छठा एमसीक्यू।
A series LCR circuit with resistance R is equals to 500 is connected to an AC source of 250 volt. When only the capacitance is removed, the current lags behind by the voltage by 60, and when only the inductance is removed, then the current leads by 60. Then the impedance of the circuit is how much? Okay. नहीं समझा रहेगा, पक्का नहीं समझा रहेगा। लेकिन बच्चों इतना समझा है कि आपको कि यहाँ पे दो केसेस है, ये बताओ पहले। इतना समझा है क्या कि यहाँ पे दो केसेस दिख रहे हैं? यस, दो केसेस दिख रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में अभी देखो, पहले तो आपको एलसीआर दिया है, एलसीआर, एलसीआर या आर एल सी, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आपके पास एलसीआर दिया है, उसमें वैल्यू देखो तो क्या क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 500। अब रेजिस्टेंस तो कभी नहीं बदलता, तो इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, ये कांस्टेंट है। एसी सोर्स का वोल्टेज कितना है? ईएमएफ, ईएमएफ देखो तो कितना है? ईएमएफ दिया है 250 वोल्ट, बराबर। एसी सोर्स का वोल्टेज दिया अपन ने 250 वोल्ट, ओके। अभी उसके बाद क्या बोला है? व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव। तो फर्स्ट केस, जब अपन कैपेसिटर रिमूव कर रहे हैं, कैपेसिटर जब रिमूव करें तो ये सर्किट हो जाएगा आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस रहेगा और इंडक्टर रहेगा, ये सर्किट रहेगा ना। उस केस में द करंट लैग्स बिहाइंड। अब आप सोचो, जब कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये था वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर, जिधर पे रेजिस्टर का वोल्टेज रहता है वहीं पे सर्किट का करंट रहता है। और इस सीरीज में, सीरीज की खासियत क्या होती है? सीरीज की खासियत होती है कि करंट सेम होता है हर एक में। अब अगर रेजिस्टेंस के लिए मैं देखूं तो जो करंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा है वही करंट बाकी सबसे पास हो रहा है, तो इसलिए आय तो एक ही रहेगा। और वो जो करंट है वो किसके साथ जाता है? तो भैया रेजिस्टेंस की खासियत होती है, रेजिस्टेंस की खासियत होती है कि द करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई और ई आर सेम बनाया। अब अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ने वोल्टेज खाया रहेगा, और इंडक्टर है तो इंडक्टर ने भी वोल्टेज खाया रहेगा, दैट इज ई एल। जस्ट लाइक दैट, रेजिस्टर में भी अपोजिशन रहेगा आर, और इंडक्टर में भी अपोजिशन रहेगा, वो होगा एक्सएल। ट्रायंगल तो सेम ड्राइंग से बनता है, मैंने आपको पहले ही बोला है। आप रेजिस्टेंस का ट्रायंगल बनाओ या वोल्टेज का ट्रायंगल बनाओ, ड्राइंग सेम होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? ये वाला, ये वाला। इधर पे एक्सएल, इधर पे एक्सी, इधर पे आर। बट इधर पे एक्सी नहीं था फर्स्ट केस में, सिर्फ एक्सएल और आर हो गया, तो इधर पे रिजल्टेंट आ गया। तो सेम लॉजिक इधर पे, इधर पे आपका रिजल्टेंट आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है रिजल्टेंट में? ये है नेट वोल्टेज दोनों का। नाउ सी द डेटा, व्हेन ओनली द कैपेसिटर इज रिमूव्ड। मुझे एक बात बताओ बेटा, वीडियो को पॉज कर लो बेटा, आई थिंक आप लोग जाओ वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा पानी पियो और फिर आके बैठो, ठीक है? चलो, आई होप पानी वानी पिया होगा, नहीं पिया होगा तो स्ट्रेचिंग थोड़ा सा कर लो। और सबसे बेस्ट बेस्ट केस क्या होता है पता है? जब दिमाग नहीं चलता होता, जब फॉगी ब्रेन होता है ना, तो स्टार्ट डूइंग पुशअप्स, सो दैट आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और फिर आपको वापस से होश में आ जाओगे। तो पॉज कर लो, दो चार फिर पुशअप्स मार लो और फिर आके बैठो, ओके? कर लो। नाउ अब देखो बच्चों, आपको इतना पता है रेजिस्टेंस में जो ईएमएफ होता है वो लीड करता है कितने एंगल से? 90 डिग्री से। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, ये इंडक्टर में होता है, सॉरी, चाहे मुझको फिर पुशअप करने की जरूरत है। तो इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, रेजिस्टेंस में ईएमएफ सेम फेज में होता है। तो जब मैं दोनों को मिलाऊंगा, रेजिस्टेंस लीड नहीं करता है, इंडक्टर लीड करता है 90 डिग्री से, तो ये दोनों में जब मैं मिक्स करूंगा तो जो ईएमएफ है ना वो जीरो पे होगा ना वो 90 पे होगा, बट जीरो से 90 के बीच में होगा। बट पक्का है कि वो लीड करेगा। यही तो रीजन है कि इन लोग ने वर्ड दिया है व्हेन द कैपेसिटर इज रिमूव्ड, मतलब इंडक्टर रहेगा तो करंट लैग करेगा, दैट मींस ईएमएफ लीड करेगा। नो डाउट, नो डाउट सर, राइट, ईएमएफ लीड करेगा। और वैसे ही सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में अगर आपने इंडक्टर को रिमूव किया, अगर आपने इंडक्टर को रिमूव किया तो क्या हो गया यार? अगर इंडक्टर को रिमूव करोगे तो कैपेसिटर, कैपेसिटर बचेगा, आरसी बचेगा। अब आरसी में क्या होता है? कैपेसिटर का वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, और यहाँ पे ईआर रहता है। सेम चीज है, दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, सेम सेम ड्राइंग सिर्फ सेम है, सिर्फ कैपेसिटर के लिए नीचे ड्राइंग आएगा, बस इतना। और ये एंगल भी 60 डिग्री। नाउ यूज द लॉजिक। tan फाइ का क्या फॉर्मूला होता है? tan फाइ का फॉर्मूला होता है अपोजिट वाला वोल्टेज अपॉन एडजेसेंट वाला वोल्टेज। बताओ अपोजिट में कौन सा वोल्टेज? इधर पे, इधर पे वोल्टेज ई एल है, ई एल। और एडजेसेंट का वोल्टेज कौन सा है? ई आर।
या तो ये लॉजिक हो सकता है, बट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अपोजिशन, तो आई दोनों का वैसे भी कैंसिल होगा, तो इधर पे आएगा एक्सएल, इधर पे आएगा आर। झेपा है। तो फर्स्ट केस में tan फाइ का फॉर्मूला इज ऑपोजिट, ऑपोजिट में यहाँ पे फिर किसका है अपोजिशन, एक्सएल है, यहाँ पे है किसका अपोजिशन, आर का, तो tan फाइ इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। यहाँ पे tan फाइ का क्या फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे tan फाइ का फॉर्मूला रहेगा अपोजिशन, अपना अपोजिट, कौन सा अपोजिट है, कैपेसिटर का अपोजिट है, तो एक्सी अपॉन एडजेसेंट क्या है, रेजिस्टेंस आर। और दोनों का एंगल फाइव, देखो दोनों का एंगल 60 डिग्री दिया है, दोनों का एंगल देखो, दोनों भी केस में 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो वी कैन सॉल्व इट। अगर ये दोनों सेम है तो आई कैन से एक्स एक्सएल बाय आर मस्ट बी इक्वल टू एक्सी बाय आर, एक्सएल बाय आर मस्ट बी इक्वल टू एक्सी बाय आर, आर आर कट, तो आई कैन से एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो इतना सब धीम धाम बताने के पीछे मेन मोटिव क्या था, इतना धीम धाम बताने के पीछे ये मेन मोटिव था कि एक्सएल और एक्सी इक्वल होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया है, आई होप। हाँ, चलो, थैंक गॉड। अब अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो लेट्स सॉल्व। स्टोरी समझ गया ना पूरा। अब मैं देखो, अब मैं सीटी के हिसाब से डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं सीटी के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा डायरेक्टली। सीटी के हिसाब से मुझको डेटा देखो तो क्या क्या दिया है, चलो ठीक है, मुझे आर दिया है, आर का वैल्यू है 500, ठीक है, और क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, ईएमएफ 250, ओके। उसके बाद व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड देन द करंट लैग्स व्हेन द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। एंड व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, ये भी बता दिया मैंने। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। अब इंपीडेंस ऑफ द सर्किट का क्या फॉर्मूला है, जब आपके पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड का फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर रेजिस्टेंस इधर है तो एक्सएल ऊपर होता है, एक्सएल, तो इनका रिजल्टेंट इधर पे आता है, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर पे आता है। ये हो गया आरएल सर्किट में, और एंगल था 60 डिग्री। वैसे ही अगर मैं एक्सी लूंगा तो एक्सी नीचे आता है, तो एक्सी और आर का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये होता है आरसी सर्किट का, आरसी सर्किट का, यहाँ पे भी एंगल आपका 60 डिग्री होता है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल सकता हूँ tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे tan फाइ इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, यहाँ पे ऑल्सो tan फाइ इज इक्वल टू अपोजिट इज एक्सी, एक्सी अपॉन आर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होगा, एक्सएल अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू एक्सी अपॉन आर, आर आर कट, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, देयरफॉर जेड विल बी इक्वल टू सिर्फ आर जितना। हाँ, और आर कितना है, 500। आप लोग सोचोगे सर इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, एक छोटा सा एमसीक्यू बताने के लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, आपके लिए ही तो हम लोग हैं। हर एक, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा हर एक वीडियो डेप्थ में जाएगा, एकदम अंदर टॉपिक को घुसा के सिखाऊंगा मैं। तो जिस बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रांग है उसको थोड़ा भगा के देखना पड़ेगा, आई थिंक जिस बच्चे का कंसेप्ट वीक है उसके लिए तो मेरा लेक्चर रिवीजन लेक्चर भी हो जाएगा। समझा है ना सबको? ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ द सेवेंथ न्यूमेरिकल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इन्होंने, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज आर ओम, and if the inductance of a coil is doubled and the frequency is also doubled, then the new inductive reactance will be how much? Now to solve this numerical, डेटा को पहले हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। सीधा डेटा आपको बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है, अपोजिशन दैट इज हाउ मच, आर जितना, और आपको पता है सारे अपोजिशन हो हर एक का यूनिट ओम ही होता है, ठीक है, ये फर्स्ट केस में। अभी आपको क्या बोला है, इफ द इंडक्टेंस इज डबल, मतलब नया एल जो है वो अपन ने बढ़ाया है, कितना हो गया नया एल, डबल हो गया, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डबल हुआ, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा है वो भी डबल हो गया, तो नया एक्सएल फिर कितना होगा, एक्सएल न्यू विल बी हाउ मच। अब इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये तो है तो रेशियो टाइप। अब मैंने आपको दोनों भी मेथड बताया है, वापस से एक बार मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ बच्चों की क्या होता है। देखिए, पहले एक ये स्टूडेंट्स मेथड, स्टूडेंट्स मेथड में अब यहाँ पे एक्सएल ना लिख के मैं सिर्फ लिख दूंगा एक्स,
ठीक है, सिर्फ लिख दूंगा x। लेट से द ओरिजिनल इंडक्शन या अपना इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज x1 ओरिजिनल, व्हेन व्हेन द इंडक्टर या इंडक्टेंस इज L1 एंड द फ्रीक्वेंसी इज f1, ये सब ओरिजिनल वाले थे। और उसके बाद न्यू, नए वाले केस में x2, नया कोएफिशिएंट L2, नया ये अपना फ्रीक्वेंसी f2। ठीक है, ओके। x1 आपको कितना दिए, ओरिजिनल वाला दिया है r, ठीक है। नया वाला आपको ढूंढना है, नया x कितना ढूंढना है, ओके नो प्रॉब्लम। नया वाला जो ये है कोएफिशिएंट या इंडक्टेंस, ये जो है ना स्मॉल एल, ये आपका इंडक्टेंस कैपिटल एल, तो इंडक्टेंस आपको बोला है डबल किया है, मतलब नया वाला जो इंडक्टेंस है, नया वाला इंडक्टेंस आपने बढ़ाया। तो नया इंडक्टेंस इज हाउ मच, नया इंडक्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इंडक्टेंस। सिमिलरली नया फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, वो भी आपको दिया है, नया फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डबल, तो नया फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ f1, तो आपको x2 ढूंढना है। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, तो फॉर्मूला x का क्या फॉर्मूला होता है, xl का फॉर्मूला होता है ओमेगा l, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, दैट इज 2 पाई f इनटू l। ठीक है, अभी 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो xl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो एंड xl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आल्सो, दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सीधा सीधा रेशियो ले लो, दैट इज x2 अपॉन x1 बराबर x2 अपॉन x1 विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा, अभी आप देख के समझो। ये x जो है फ्रीक्वेंसी के साथ भी डायरेक्टली है और इंडक्टेंस के साथ भी डायरेक्टली, दोनों के साथ डायरेक्टली, मतलब कि अगर x2 ऊपर है तो इधर पे L2 ऊपर आएगा, x1 नीचे है तो L1 नीचे आएगा। सिमिलरली x2 अगर ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा उसका, वो भी ऊपर आएगा क्योंकि उसके साथ भी डायरेक्टली है, और x1 नीचे है तो f1 भी नीचे आएगा। अब क्या करना है, अब खाली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हाउ मच इज L2, देखो हाउ मच इज L2, 2 टाइम्स ऑफ L1, तो इसको मैं L2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। वैसे ही हाउ मच इज F2, F2 इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ F1, सेम चीज यहाँ पे बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये दोनों को, क्लियर है। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा सो दिस विल बी x2 अपॉन x1 will be is equals to L2, how much is L2, L2 is 2L1, जे ब्रैकेट 2L1 अपॉन L1 into how much is F2, 2F1 अपॉन F1, F1 F1 L1 L1 उड़ के आंसर आ गया 4, मतलब नीचे का x1 ऊपर भेजो तो 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका है। मैं अभी ये मेथड यूज नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स डेज में ये मेथड मैं यूज करता था। यहाँ पे कैसा होता है, इसमें प्रॉब्लम लिखना बहुत पड़ता है, उससे बेटर ये मेथड है। डायरेक्टली देखो, मुझे इतना दिख रहा है, दोनों के साथ डायरेक्टली, दोनों के साथ डायरेक्टली है, मतलब x और l, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, वैसे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, बड़ा सिंपल है, l बढ़ा कितने से, 2 गुना, तो x क्या होगा, x भी बढ़ेगा कितने से, 2 गुना, क्योंकि इसका पावर भी बने इसका पावर भी बने। वैसे ही अगर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ा है कितना, 2 गुना, तो x भी फिर कितना बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा 2 गुना, क्योंकि इसका भी पावर वन इसका भी पावर वन, दोनों को मिक्स कर दो, मतलब इसकी वजह से 2 गुना इसकी वजह से 2 गुना, डायरेक्टली बोल दो कि 4 गुना बढ़ गया, सो यार आंसर विल बी 4 डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो लिखने का नौबत बहुत ही कम आया, ये पार्ट लिखना बहुत कम है। इनफैक्ट इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, एक बार आप लोग ये लॉजिक लगाओगे, अभी जैसे मैंने ऐसा बोला, मान लो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी बाई सी स्क्वायर, मान लो खाली ऐसा, ठीक है, और आपको बोला है b इज इंक्रीज्ड, ध्यान से देखिएगा, b इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड c इज डिक्रीज्ड हाफ, सी हाफ कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, और आपको बोला कि हाउ मच इज न्यू ए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको कैसे सॉल्व करने का, बोलना है ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रूट के साथ, ठीक है, वैसे ही ए और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सी के स्क्वायर के साथ, बहुत सिंपल। इधर पे बताओ बी बड़ा है कि कम हुआ है, बी बढ़ा है तो ऐसे लिखने का, बी बढ़ा है कितने गुना, 4 गुना। अब सिर्फ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए फिर कितने से बढ़ेगा, 4 के रूट से, 2 गुना। वैसे सी, सी डिक्रीज हुआ है, सी डिक्रीज हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, सी अगर कम होगा तो ए कम होगा कि बढ़ेगा, दोनों इन्वर्सली है ना, इन्वर्सली का क्या मतलब होता है, इन्वर्सली का मतलब होता है एक कम तो एक बढ़ेगा, तो सी अगर कम होगा तो ए आपका बढ़ेगा। सी कितना हुआ, सी हाफ हुआ,
तो ए कितना होगा, ए बढ़ेगा उसके रेसिप्रोकल से, 2 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। सिर्फ ध्यान आपको किस पे रखना है, पावर पे, पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझा। सी कम तो ए ज्यादा, सी हाफ तो ए उसका रेसिप्रोकल 2, और सिंस इसको स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे ए बढ़ गया 2 गुना, यहाँ पे ए बढ़ गया 4 गुना, दोनों को मिक्स कर दो तो 8 गुना बढ़ गया। जेपा आप लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हो रेशियो टाइप के क्वेश्चंस के लिए। खैर अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। 8वां सवाल, the instantaneous value of an alternating current is given by this much, it will achieve a value of 25 ampere after the time interval of how much। यार ये क्वेश्चन एक्चुअली एसएचएम का है, देखा जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, फिर अपन बोलते हैं कि x इज हाउ मच वगैरह वगैरह देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है दिस इज आई मैक्स, मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ एसएचएम का, और ये डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट देखो तो यहाँ पे कितना है 25, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा a/2। तो याद है आपको उसमें एक सवाल था कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कैसे किया था, x को लिखा था a/2, तो a/2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ए उड़ा दिया था, क्या आया था sin ओमेगा टी इज हाफ, sin ओमेगा टी इज हाफ, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ 30 डिग्री हाफ, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब कि π/6। सेम लॉजिक इधर पे सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आपको ओमेगा का फॉर्मूला तो सबको पता है क्या होता है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्टली ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी होता है ना, तो देखो साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ 100π/t, तो ओमेगा कितना आ गया 100π, तो ओमेगा ना लिख के मैं लिखूंगा 100π इंटू टी विल बी इक्वल टू π/6, टी टी उड़ा दो तो टी इज इक्वल, सॉरी ये पाई उड़ा दो तो टी इक्वल टू 1/600, इजी पीजी। सिर्फ इधर पे मैंने एक्स के टर्म्स में किया है, आपको करंट के टर्म्स में करना है। करंट का वैल्यू दिया आपको 25, तो 25 इज इक्वल टू 50 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और 50 इधर जाके हाफ ही होता है, सेम चीज है, सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, ये हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो सेम लॉजिक है। अगला सवाल, 9th क्वेश्चन, in LCR series resonant circuit, at resonance the voltage across L and C will cancel each other because LCR सीरीज में आपको मैंने हमेशा से बोला है ईएमएफ इन द रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है, जो कि सेम करंट के डायरेक्शन में होता है। करंट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, और इंडक्टर के केस में इंडक्टर आगे भागता है, वोल्टेज आगे भागता है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर पीछे भागता है, पीछे वोल्टेज पीछे और करंट आगे, तो इन दोनों के बीच में हाउ मच इज द फेज डिफरेंस 180 डिग्री, याद रखना आपको। ठीक है, और दोनों के वोल्टेज कैंसिल क्यों होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर दोनों का अपोजिशन सेम है तो दोनों को आई से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस जैसा होता है, तो आई इंटू एक्सएल विल बिकम इक्वल टू आई इंटू एक्सी। आई इंटू एक्सएल क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज हाउ मच, वोल्टेज, तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये सब कुछ टाइम पास है, इग्नोर करो, इग्नोर क्या करना है, सब आपको रट्टा हो जाना चाहिए तक रेजोनेंस वाला सीरीज अपना सीन। नेक्स्ट 10वां सवाल, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कैपेसिटर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, keeping the voltage same, if the frequency is changed to omega by 3, then the current becomes half of the original current, then the ratio of the capacitive reactance and resistance formed is how much। अभी ध्यान से सुनना, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मतलब पाड़ू क्वेश्चन भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, शॉर्ट हो सकता है। अप्रोच ठीक से किया तो शॉर्ट नहीं होगा, अप्रोच ठीक से नहीं किया तो पंगा ही पंगा हो जाएगा, देखिएगा कैसे। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जानबूझकर टाइम वेस्ट करने के लिए दिए रहते, पक्का है। ये क्वेश्चन फर्स्ट व्यू में अगर आप देखोगे ना तो आप लोग इसको स्किप करोगे तो भी चलता है, ये कैसे मालूम पड़ा कि स्किप करेंगे तो भी चलता है, देखिएगा। लेट्स ट्राई टू अप्रोच दिस क्वेश्चन ओरली। आपको बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर और कैपेसिटर का, सबको पता होना चाहिए,
रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, मतलब देयर इज आर एंड देयर इज एक्सी। ठीक है, तो आपको पता है इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। एक्सएल तो है नहीं, तो सिर्फ एक्सी स्क्वायर, यही होता है। ये टोटल अपोजिशन है। अब ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है आई इंटू जेड, ये भी सबको पता है, बराबर ना। ग्रेट। नाउ सी, यहाँ पे आपको बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कीपिंग द वोल्टेज सेम इफ द फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू दिस मच देन द करंट बिकम्स हाफ, द करंट बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल करंट। मतलब बच्चों यहाँ पे मेन कौन से क्वांटिटीज में रिलेशन दिया है, मेन रिलेशन, ठीक है, मेन रिलेशन बिटवीन केस वन एंड केस टू किसके बीच में दिया है बच्चों, बताइए जरा। मेन रिलेशन, ना मेन रिलेशन, ये इसका हाफ है ये इसका डबल है, वो दो केसेस में दिया रहता है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में। कौन सी क्वांटिटी, मेन रिलेशन बिटवीन केस वन एंड केस टू इज गिवन फॉर विच क्वांटिटी, बताओ। इट इज गिवन फॉर करंट। समझ में आ रहा है क्या, अरे भैया देखो ना, करंट के लिए दिया है ना। हाँ, तो आई कैन से कि द करंट इन द सेकंड केस इज हाफ ऑफ द करंट इन द फर्स्ट। इधर तक समझा सबको मेरे प्यारे बच्चों, बहुत चुम्मा सवाल है, बस आपको दिमाग लगाना है। इन्होंने बोला है द करंट नाउ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल, मतलब द करंट इन द सेकंड केस इज हाफ द करंट इन द फर्स्ट केस। अब करंट कैसे निकालेंगे भैया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। यहाँ पे आर नहीं बोलेंगे, जेड बोलेंगे। जेड क्यू, अरे भैया कॉम्बो है, कॉम्बो में जिसमें आर भी है और एक्सएल भी है, तो टोटल अपोजिशन इज जेड। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला इज आई इक्वल्स टू वी बाय आर, और आर ना लिख के लिखूंगा जेड। दोनों भी केस में सेम फॉर्मूला आएगा, बराबर है ना, बराबर। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ब्ला 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 दिया, एसी सोर्स दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया, कीपिंग ये इसके लिए मैं वेट कर रहा था, मैं इसके लिए वेट कर रहा था, कीपिंग द वोल्टेज सेम। दोनों भी केस में वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब आई का फॉर्मूला इज वोल्टेज बाय जेड, तो आई टू ना लिख के क्या लिखूंगा, वोल्टेज बाय जेड इन द सेकंड केस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई वन का क्या फॉर्मूला है, सेम, वोल्टेज बाय जेड इन द फर्स्ट केस। वोल्टेज तो सेम है भाई, इन्होंने ही बोला है, तो वोल्टेज वोल्टेज उड़ा दो, जेब रहा है, तो क्या दिखेगा, वन बाय जेड इन द सेकंड केस इज वन बाय टू इंटू जेड इन द फर्स्ट केस। भैया नीचे सॉल्व करने से बेटर ऊपर लेके जाओ, रेसिप्रोकल ले लो, इसको ऊपर भेज दो इसको ऊपर भेज दो, तो यू गेट z in the second case is twice z in the first case। अब z का क्या फॉर्मूला है, z का फॉर्मूला इज रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी होल स्क्वायर। ये जो एक्सी है वो सेकेंड केस का है, विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी इन द फर्स्ट केस स्क्वायर। अभी शॉर्ट किधर पे करते हैं बच्चे, पता है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, असली शॉर्ट, असली शॉर्ट इधर पे होता है, जिन जो बच्चों को नहीं पता। बच्चों, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है कि नहीं, ये बताओ। रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड होता है कि नहीं, ओमेगा पे, वो है नहीं क्या, अपन ओमेगा लिखते हैं ना, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला वन बाय ओमेगा सी। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है कि नहीं, द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, द रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। ये क्लियर है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा। तो सीधी बात है, रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट केस, रेजिस्टेंस इन द सेकंड केस वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये तो सेम है रेजिस्टेंस, इस एक्सी चेंज होगा, ये ऑफ कोर्स एक्सी चेंज होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला इज वन बाय ओमेगा सी। अब देखो मेरा ट्रिक यूज करो, जीवन में सुखी रहोगे, ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी तो कांस्टेंट है, इन्होंने तो कैपेसिटर नहीं चेंज किया, कैपेसिटी तो कांस्टेंट है। तो बताओ बच्चों, एक्सी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बराबर। अब मुझे बताओ सेकंड केस में कितना फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट के हिसाब से, तो आप बोल सकते हो सर, सर सेकंड केस में ओमेगा कम हुआ है, कितने से, वन थर्ड से। तो सेकंड केस में, हाँ, सेकंड केस में एक्सी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, यार इधर देखना, एक्सी और ओमेगा इनवर्सली है ना यार, उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर ओमेगा वन थर्ड हो गया है, तो एक्सी थ्री टाइम्स हो जाएगा, देखना इधर ओमेगा वन थर्ड हुआ है तो एक्सी उसका थ्री गुना। तो सेकंड केस में एक्सी विल बी मोर देन द फर्स्ट केस बाय हाउ मच टाइम, थ्री टाइम्स। तो भैया आई कैन राइट डाउन एक्सी इन द सेकंड केस इज थ्री टाइम्स एक्सी इन द फर्स्ट केस।
तो मैं एक्सी इन द सेकंड केस ना लिखे वो लिख सकता हूँ। तो आई विल गेट इट विल बी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। कितना था सेकंड केस का एक्स? सेकंड केस का एक्स इस तीन गुना फर्स्ट केस का एक्स विल बी इक्वल टू ये दो एज इट इज इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस फर्स्ट केस का एक्स तो वही था होल स्क्वायर। झेपा ना? मैंने सिर्फ ये चेंज किया रे बाबा, सेकंड केस का एक्स चेंज किया। आई होप आपको समझ में आए। जिसको नहीं समझ में आए प्लीज रिवाइंड, इट्स टाइम टू रिवाइंड। रिवाइंड करो और देखो इडियट्स, झेपेगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसको स्क्वायर मिलेगा, बराबर ना? इसको स्क्वायर मिलेगा। तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9xc स्क्वायर, 9xc स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 द होल इनटू आर स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर। अब दोनों में xc 1 ही है ना, तो मैंने सिर्फ xc लिख दिया। बच्चों से गलती किधर होती है, 2 का स्क्वायर नहीं देते और दे दिया तो 2 का स्क्वायर सिर्फ इसको दे देते आर को, इसको नहीं देते, ये गलती हो जाती है, ये ब्रैकेट बच्चों से गलती होती है। खैर अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस 9xc स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, अरे यार शिट, आर स्क्वायर है ना वो? हाँ, 4r स्क्वायर प्लस 4xc स्क्वायर। समझा? अभी 4xc स्क्वायर इधर भेजो, आर स्क्वायर इधर भेजो, तो यू गेट 9xc स्क्वायर माइनस ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4xc स्क्वायर विल बी इक्वल टू आरएचएस में 4r स्क्वायर था, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एलएचएस में आर स्क्वायर था इसको आरएचएस में लेके जाओ तो वो जाके माइनस बन जाएगा, सो इट विल बी माइनस आर स्क्वायर। अब 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 5xc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो 3r स्क्वायर। आपको क्या पूछा है रेशियो, देखो तो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एट द फॉर्मर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब फर्स्ट वाला, तो xc1 बाय आर ये पूछा है। तो xc1 बाय आर पूछा ना, तो r को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो, तो यू गेट xc स्क्वायर, r इधर आके डिवीजन में जाएगा आर स्क्वायर, बराबर, और ये 3 एज इट इज और ये 5 इधर जाके डिवीजन में आएगा। झेप रहा है तुमको? xc एज इट इज, r डिवाइड हो जाएगा, इधर पे 5 जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। ये स्क्वायर है, अपने को रूट चाहिए, अपने को xc का स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ xc चाहिए। तो xc बाय r विल बी रूट ऑफ 3/5, और 3/5 क्या होता है 0.6, तो 0.6 का रूट। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ बहुत स्लो बताया ना। आई वंडर ये लेक्चर कितना लंबा जाएगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। 11th क्वेश्चन, an alternating voltage is this much, then the peak voltage is how much? हा हा, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बेटा पक्का है बहुत सारे बच्चे रॉन्ग आंसर लिखते थे अगर यहाँ पे मान लो 80 लिखा रहता, अगर ऑप्शन में 80 लिखा रहता ना, पक्का है कि सब लोग 80 पे मारे रहते थे और शॉर्ट हो गया था। बेटा दिस इज v इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू साइन इंटू कॉस, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये डबल एंगल फॉर्मूला है। तो बेटा इसको चेंज करना है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 80 को लिखूंगा 40 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का? तो दिस इज 40 एज इट इज, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। सो वोल्टेज इज 40 एज इट इज इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, इसका डबल कर दो तो कितना आएगा वो 200 पाई टी। ये एक्चुअल इक्वेशन है, दिस इज एसएचएम, मतलब कि साइनोसॉइडल। तो इसमें हाउ मच इज द पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज इज 40, काम खलास, इजी था ना। 12वां सवाल, in the graphical representation of EMF and the current versus omega t for an AC circuit, both EMF and the current reach zero, minimum and maximum value at the same time, then the circuit element is how much? यार सोचना, वोल्टेज करंट साथ में जीरो हो रहा है, साथ में मिनिमम हो रहा है, साथ में मैक्सिमम हो रहा है, मतलब जहां पे वोल्टेज है वहीं पे करंट है, और वो किस में होता है रेजिस्टिव सर्किट में ऑब्वियसली, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करता है 90 डिग्री से, कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, और कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इंडक्टर तो भैया उसमें अगर आप लोग रेजोनेंस में जाओगे तो अलग सिनारियो रहता है, बट वो तो कंडीशन है। अगला सवाल 13, एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज फेड अक्रॉस, ये तो वही वाला है। चलो एक बार वापस अटेम्प्ट कर लेते फास्ट फास्ट सॉल्व करने के लिए। अब देखो मैं एज अ स्टूडेंट, मतलब अगर धीरू सर एज अ स्टूडेंट रहते तो कैसे सॉल्व करते वो बताता हूँ।
ओके, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर सी है, मतलब कि आरसी सर्किट है। द करंट इज आई। इफ नाउ द फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाय 3, तो मुझे पता है आर इज कांस्टेंट, मैं ऐसे लिख दूंगा, और सी आपका चेंज होगा। आपने को पता है यहाँ पे कि एक्सी होता है, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। मतलब ये दोनों उल्टा रिलेशन है, ओमेगा कम हुआ है तो एक्सी बढ़ेगा, ओमेगा 1/3 हुआ है तो एक्सी फिर 3 टाइम्स होगा। मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं डायरेक्टली डालूंगा द करंट इन द is found to be half, मतलब the current in the second case is half of the current in the first case। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन विल बी इक्वल टू हाफ वोल्टेज बाय अपोजिशन। वोल्टेज सेम था क्योंकि इन लोग ने दिया है, तो यहाँ पे आएगा, ये मैं डायरेक्ट उल्टा इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो z इन द सेकंड केस इज ट्वाइस z इन द फर्स्ट केस। z का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर। रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर करूंगा, तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सी इन द सेकंड के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि रूट हटाया, इधर पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी इन द फर्स्ट केस का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है एक्सी बढ़ा है आपका 3 गुना, तो एक्सी का स्क्वायर फिर कितने से बढ़ेगा, बिकॉज अपने को स्क्वायर करना ना, तो एक्सी का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ेगा, तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डायरेक्टली। और फिर इसको इधर, so दिस विल बी 9 माइनस 4 इज 5x स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू इधर, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मिल गया मुझको 3/5, तो एक्स बाय आर मिल गया मुझको रूट ऑफ 3/5। डायरेक्ट आंसर जेपा है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो 40 सेकेंड्स टू वर्स्ट केस में 50 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है, वर्स्ट केस में, बट होना चाहिए। ठीक है, सीटी के क्वेश्चन से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, हो जाता है आसानी से, एटलीस्ट सारे तो नहीं बट मेजोरिटी ऑफ देम, राइट। नहीं तो बोलोगे यार सर तो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। हाँ, the frequency of output signal of LC oscillator circuit is f hertz with the capacitor of 0.1 f अपना माइक्रोफैरड। If the value of the capacitor is increased to this much, then the frequency will be how much? Okay, मेरे प्यारे 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 बच्चों, आपको एलसी ऑसिलेटर का ही सवाल है। अब एलसी ऑसिलेटर के सवाल में आपको पता होना चाहिए भैया रेजिस्टेंस तो है नहीं। अगर रेजिस्टेंस है नहीं तो ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप एलसी ऑसिलेटर की बात करते हो तो ऑसिलेटर का मतलब है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो उसमें क्या फॉर्मूला था, अभी देखो यार, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी था, वो क्यों आया तो स्टार्टिंग के वीडियो में देख लेना, स्टार्टिंग के पार्ट में। एक्सएल का फॉर्मूला तो ओमेगा है, एक्सी का फॉर्मूला तो 1/ओमेगा सी। ओमेगा इधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर भेज दो तो डिवीजन में जाएगा। ओमेगा विल बी रूट ऑफ 1 का रूट 1 होता है और एलसी का रूट एज इट इज। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf होता है, तो 2πf इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ एलसी। 2π इधर भेज दो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π रूट ऑफ एलसी। देखो इधर तक फास्ट बताए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे यूज करने का, ये सब ढीम डाम नहीं करना है, ये सब कुछ टाइम पास है। ठीक है, अभी आपके पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आ गया इधर तक। मुझे बताओ क्या क्या इन लोग ने चेंज करने बोला। इन लोग ने बोला है कि इफ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज टू दिस मच, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच। ठीक है, मतलब इंडक्टर नहीं चेंज किया, तो 2π इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, तो क्या बचा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। अब इट्स वेरी सिंपल, सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। अब मुझे बताओ इधर पे सी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। 0.1 से 0.2 किया, मतलब सी आपका डबल हुआ, समझा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता, देखो मेरा मेथड अच्छा है, सी बढ़ रहा है, अगर सी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली देख के समझ रहे हैं। सी कितना हुआ, सी डबल हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी हाफ होगा, लेकिन ये रूट भी तो है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ के बाद रूट में भी जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड केस विल बी 1/√2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस। खत्म आंसर। ठीक है, डायरेक्ट एकदम इजी। बोला ना मैंने, चुम्मा है ये मेथड मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इसमें आप लोग रेशियो टाइप में ना बाकी सब हेडेक भूल ही जाओगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस इज दिस मच एंड इंडक्टेंस इज दिस मच, दोनों को सीरीज में लगाया। ओके, तो दिस इज आर एंड एल सर्किट, आर एल सर्किट है, एंड फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का 45 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज हाउ मच। अरे यार ये क्या शोमू क्वेश्चन देते हैं ना ये लोग। देखो जरा, आपने को इंपीडेंस का ट्रायंगल पता है, ये होता है ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये होता है ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टेंस, एंड द करंट इज ओवर हियर।
मैं यही ड्राइंग ईएमएफ ना बना के रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, अपोजिशन। इधर पे आर होता है, इधर पे एक्सएल होता है। अब इन दोनों का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ पे कहीं पे तो रिजल्टेंट होता है। इस रिजल्टेंट को मैं ईएमएफ भी बोल सकता हूँ रिजल्टेंट, नहीं तो जेड भी बोल सकता हूँ रिजल्टेंट, दोनों का अपोजिशन मिला के। और इसका एंगल दिया है आपको 45 डिग्री। अब बड़ा सिंपल है, tan 45 का फॉर्मूला देखो। tan ऑफ फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? tan tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट। व्हाट इज ऑपोजिट? एक्सएल। एंड व्हाट इज एडजेसेंट? आर। आप लोग इसको वोल्टेज में भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, tan ऑफ 45 वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय द ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर। ऐसा भी लिख सकते हो, बट ईएमएफ वगैरह का हेडेक नहीं दिया, अपोजिशन का हेडेक दिया, तो इसलिए ऐसा लिया। tan 45 वन होता है, तो 1 = एक्सएल अपॉन आर। मतलब कि एक्सएल = आर, जितना तो जितना आर है उतना एक्सएल है। आर है 40, एक्सएल भी 40, काम खत्म। सुख की अनुभूति हो गई। कितने क्वेश्चन से आना मिल गया? ओ बाप रे बाप, 29 है, 29। एंड वेयर आर वी नाउ? वी आर एट क्वेश्चन नंबर 14। ओके ग्रेट, कोई ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे धीरू सर अभी, ठीक है। और सिंस मुझे ये भी जानना रहेगा कि आप लोग ने सच में पूरा वीडियो देखा है कि नहीं, इसलिए मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल के इसमें एक मैं बता दूंगा कि वो न्यूमेरिकल का आपको मुझे मैसेज करना है कि सर जैसे ऐसा, सर एसी सर्किट, ये कौन सा है? 2021। सर एसी सर्किट के 21 में आपने ये न्यूमेरिकल पे बोला था आपको मैसेज करने के लिए, ये न्यूमेरिकल में आपने इन्फॉर्म किया था, तो बस वो नंबर मुझको बता देना, मुझको समझ जाएगा कि आप लोग ने एक्चुअल में देखा है कि नहीं। चलो अब 15th क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉरी 15th हो गया था ना? नहीं वो नहीं हुआ था, नहीं आई थिंक 15th हो गया था, ये भी हो गया था। सॉरी अपने को 16th करना है। ग्रेट, लेट्स स्टार्ट 16th। ओके, पहली नजर में आपको क्या समझ में आ रहा है? पहली नजर में क्या समझा? पहली नजर में मुझे ये समझा कि ये पैरेलल है, ये प्यारे लाल है। तो अगर ये प्यारे लाल है तो पैरेलल की खासियत क्या होती है? पैरेलल की खासियत होती है कि वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो कितना वोल्टेज रहेगा हर एक का? इतना ही, वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। बट वोल्टेज पूछा है कि क्या पूछा है? करंट पूछा है। ओके, करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन अपोजिशन, वही ना। आई का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाय आर, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अभी आपको बोला है द करंट थ्रू द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इज हाउ मच। बहुत सिंपल, द करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज ई अपॉन एक्स सी, वैसी द करंट अक्रॉस इंडक्टर इज ई अपॉन एक्स एल। जेपा, ठीक है। आईसी का फॉर्मूला रहेगा ईएमएफ। हाउ मच इज ईएमएफ? देखो ईएमएफ ये तो सबके लिए सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये पैरेलल है। तो इंस्टेड ऑफ ईएमएफ मैं लिखूंगा ई नॉट साइन ओमेगा। यहां तक समझा? ठीक है। अपॉन एक्सी। व्हाट इज एक्सी? एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा। ध्यान से सुनना, एक सरप्राइज मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आई एल निकालना है तो आई एल विल बी ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, सॉरी अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। याद रखना एक्सएल इज ओमेगा एल एंड एक्सी इज 1/ओमेगा सी। तो आई एल मिल गया। कहाँ पे ये मैच हो रहा है? आई एल कहाँ पे मैच हो रहा है? द इंस्टेंटेनियस करंट इंडक्टर। यार इधर पे इधर मैच हो रहा है। नहीं सी है, ये भी नहीं मैच हो रहा है, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। ओके, आईसी में क्या मैच हो रहा है? आईसी देखो जरा, आईसी क्योंकि आपका पहला वर्ड इंडक्टर है तो ये वाला पार्ट इंडक्टर के लिए, ये वाला पार्ट इंडक्टर के लिए, बराबर। ओके, आईसी का क्या दिख रहा है? आईसी दिख रहा है ओमेगा सी इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा। अभी देखो कहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन में दोनों मैच हो रहे हैं? ये तो इंडक्टर के लिए है और ये कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर वाला कहाँ पे मैच कर रहा है? ई नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी। ई नॉट ओमेगा सी ऊपर आना चाहिए, ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ओके सर, मैच ही नहीं हो रहा है, तो क्या करने का? यार सीक्रेट सोचो, सीक्रेट। इंडक्टर का सीक्रेट क्या होता है? इंडक्टर, इंडक्टर का सीक्रेट होता है कि ईएमएफ लीड करता है। और कैपेसिटर का सीक्रेट क्या होता है? करंट लीड करता है। झेपा है? सो आई कैन से, सर इंडक्टर में अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो इंडक्टर में करंट लैग करेगा, बराबर। ईएमएफ का ग्राफ साइन है तो करंट का ग्राफ क्या होगा? कॉस। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ये आपका ईएमएफ है,
करंट जो है, करंट वो लैग करना चाहिए। तो क्या आएगा यार? क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? आप ही सोचो। इंडक्टर में, इंडक्टर में यू कैन से कि द वोल्टेज लीड्स या फिर द करंट लैग्स। तो करंट पीछे चाहिए, कितने से? 90 डिग्री से। अब आप सोचो, ईएमएफ साइन का ग्राफ है। अगर आप कॉस का ग्राफ दोगे तो कॉस उल्टा लीड करता है, क्योंकि कॉस बहुत ही पहले चालू हो जाता है मैक्सिमम से, और साइन लेट चालू होता है। तो इसके पास लेट चालू होने वाला चाहिए, तो लेट चालू फिर कैसे होगा? मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस। माइनस कॉस का क्या मतलब है? अब सोचो, कॉस जीरो इज हाउ मच? कॉस जीरो इज वन, बट माइनस कॉस जीरो इज माइनस वन। तो ये इधर से चालू होगा, माइनस कॉस। तो साइन और माइनस कॉस में आपको समझ में आ गया, ये लेट चालू रहे, तो इसीलिए माइनस कॉस आना चाहिए इंडक्टर के लिए। और कैपेसिटर के लिए क्या खासियत है? कैपेसिटर के लिए द करंट शुड लीड। ये समझा? करंट लीड करना चाहिए। तो करंट लीड कैसे करेगा? आपका ईएमएफ तो साइन का है। ईएमएफ अगर आप देखोगे तो ईएमएफ तो साइन का है, तो साइन से आगे कौन रहता है? क्योंकि साइन तो 90 डिग्री पे बन होता है। देखो, साइन तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। कौन सा टर्म है जो साइन से भी पहले मैक्सिमम होता है? वो होता है कॉस। इसीलिए कैपेसिटर के लिए कॉस आएगा। आया समझ में? बहुत सिंपल था। अगला सवाल, ये हम लोग का 16th हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 17th। फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? सीरीज में क्या रॉन्ग होता है, चलो देखते हैं। अप्लाइड ईएमएफ एंड वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ओके, ये रॉन्ग है क्या? ईएमएफ अगर आपने लगाया, अप्लाइड ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कॉइल हैव द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय, अपना फिर पाई बाय 2। क्या लग रहा है? अपने को पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको इतना रियलाइज होना चाहिए कि ये आपका जो इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर में उसका जो ईएमएफ होता है वो लीड होता है। लीड कितने से करता है? 90 डिग्री से, करंट से। बराबर? तो ये रॉन्ग तो नहीं है। ओके, बी ऑप्शन देखो जरा, ये रॉन्ग तो नहीं है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, द अप्लाइड ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज। एक्चुअली इन लोग अप्लाइड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के ये बोलना चाहिए था, ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट ये बोलना चाहिए था, बट ठीक है, अपन अज्यूम कर लेते वही बोला। तो रजिस्टर की खासियत क्या होती है? रजिस्टर में वो सेम फेज में होते हैं, याद है ना डायग्राम? ई आर इधर होता है, आई भी इधर होता है, सेम फेज। तो ये भी रॉन्ग नहीं है। इन्होंने बोला रॉन्ग कौन सा है? अगला सी ऑप्शन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड दैट अक्रॉस द कैपेसिटर हैव द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। राइट है? यस राइट है। रजिस्टर में वोल्टेज इधर होता है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग मारता है, ईसी 90 डिग्री। तो ये भी राइट है, उनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ये भी राइट है। अब आखिरी ऑब्वियसली यही रॉन्ग वाला स्टेटमेंट होगा। इसमें क्या बोला है? द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड दैट अक्रॉस इंडक्टर हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 5/2। रॉन्ग, रॉन्ग। ई एल इधर होता है, ई आर इधर होता है। इंडक्टर और रेजिस्टर में 90 डिग्री है, और कैपेसिटर और रेजिस्टर में भी 90 डिग्री, बट इधर पे कैपेसिटर और इंडक्टर बोला है। कैपेसिटर और इंडक्टर में हाउ मच इट इज? 180 डिग्री। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट 17। अगला 18, एलसीआर सर्किट में वोल्टेज दिया है 60, तो एलसी कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कितना रहेगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम, एकदम इजी इजी इजी। एक एलसीआर सर्किट है, हर एक का वोल्टेज है 60 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये 60, ये 60, ये 60। यहां तक क्लियर है? 60 60 60। अभी आपको इतना पता है ना, द ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस इज हियर, द ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज हियर, द ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर इज हियर। और हम लोग नेट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? नेट ईएमएफ बनाते हैं ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर। याद आ रहा है? अब इसमें आपको बोला व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो एलसी में कितना आएगा, तो एलसी में इतना सोचो, ये भी 60 है, ये भी 60 है। बहुत सारे बच्चे 120 मारेंगे, बट 120 रॉन्ग ऑप्शन है। इनके बीच का फेज 180 डिग्री, मतलब दे आर ऑपोजिट। तो 60 माइनस 60, देखो इधर EL माइनस EC, सिंस दोनों का EMF सेम है तो EL माइनस EC विल बी 0। ये आंसर है 18th। 19th,
If we increase the frequency of the AC supply, then the inductive reactance is how much? बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से XL क्या होगा? सर का मेथड मजा आ जाएगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल का फॉर्मूला तो ओमेगा एल, एल तो कांस्टेंट है, तो क्या बचा? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो क्या बचा? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एक्सएल भी बढ़ेगा। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये झंडू क्वेश्चन था। 20वां सवाल, a circuit containing resistance R1, inductor L1, capacitor C1, they are in series and it resonates as the same frequency as that of the another circuit. If the two circuits are connected in series, then the new frequency is how much? आह, क्या सवाल है बॉस, क्या सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे मटका मारते, पक्का मटका मारते। और कौन मटका मारते पता है? होशियार बच्चे भी मटका मारते इसमें। मटका एक आध बार आपका राइट भी बैठ जाता है, बट नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये लोग ने क्या बोला है? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में R1 L1 C1, then there is second case R2 L2 C2, then there is third case। थर्ड केस में क्या बोला है? इफ द टू सर्किट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मीन्स अगर मैं सीरीज में लगा दूं, ठीक है, अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो R1 R2 दोनों मिक्स होगा, L1 L2 का भी अपोजिशन मिक्स होगा, C1 C2 का भी अपोजिशन मिक्स होगा। यही होगा ना? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते रहिए, बहुत इजी है, वेरी 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 सिंपल। सबसे पहले आपको बोला है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अ सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस वगैरह 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 एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस ओके। रेजोनेंस की खासियत क्या होती है सबको पता है। रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट एल सी। ये फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी। सेम सेकंड के वाले का फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी। ये था फर्स्ट एल, फर्स्ट सी जब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था। ये सेकंड फ्रीक्वेंसी में सेकंड एल, सेकंड एल और सेकंड सी। आपको एक चीज दी है, बोला है यहाँ पे दे रेजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरे के जितना। सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी था वही यहाँ पे फर्स्ट केस में था, तो आई कैन से फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड केस। फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब 1/2 पाई रूट एल सी in the first case is equal to 1/2 पाई रूट एल सी in the second case। 2 पाई कट, क्या बचा? 1/√L1 C1 will be 1/√L2 C2। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तो बड़ा सिंपल है ना, ये इनका रेसिप्रोकल इक्वल है तो इनका वैल्यूज भी इक्वल होगा, तो इट विल बी L1 C1 will be equals to L2 C2 and that is only possible when I can say सीधा सीधा कि L1 is equals to L2, C1 is equals to C2। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो दो रेजिस्टर जोड़ दिया, दो दो इंडक्टर जोड़ दिया और दो दो कैपेसिटर जोड़ दिया, बराबर। रेजिस्टेंस वैसे भी दोनों के केस में RR, इंडक्टर भी LL और कैपेसिटर भी CC। अब थर्ड केस में अगर दोनों साथ में है तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड केस इज 1/2 पाई रूट L टोटल इंटू C टोटल। आपको पता है इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा तो क्या आंसर आता है? L टोटल। अगर इंडक्टर को सीरीज में जोड़ते तो रेजिस्टेंस जैसे ऐड होता है L1 प्लस L2, ये याद रखो। सीरीज में अगर इंडक्टर को जोड़ोगे तो L1 प्लस L2, तो मतलब मैं बोलूंगा कि L टोटल विल बी L प्लस L। इधर मैंने ऑलरेडी प्रूव किया कि L1 और L2 सेम है, C1 C2 सेम है, तो L1 ना बोल के L बोलूंगा और L2 ना बोल के भी L बोलूंगा। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो L प्लस L इट विल बी 2L। और कैपेसिटर का क्या होता है? तो कैपेसिटर उल्टा ऐड होता है, ये ऐसा होता है 1/C टोटल इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, बट C1 और C2 तो दोनों सेम है, C और C है, तो 1/C प्लस 1/C 2/C, रेसिप्रोकल ले लो, तो C टोटल विल बी C/2। तो देखो C टोटल इज C/2 एंड L टोटल इज 2L, सिर्फ इधर पे डाल दो। तो फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड केस विल बी 1/2 पाई रूट L total। How much is L total? How much is L total? L total is how much? L total is 2L, 2L, okay। How much is C total? How much is C total? तो C total is C/2। देखो इधर पे C total is C/2, तो 2 2 उड़ गया। क्या आंसर है? 1/2
2 पाई √LC। तो सर ये तो लास्ट टाइम जैसा आया। हाँ सही बात है, लास्ट टाइम जैसा है, सेम आंसर है, 1/2 पाई √LC। इसीलिए द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। आई होप सबको समझ में आया। और इतना सब सॉल्व नहीं करने का है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √LC। 2 पाई हटा दो तो क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √LC। ये क्लियर है? ठीक है। जब मैं दोनों को सीरीज में जोड़ता हूँ, डायरेक्टली जब मैं दोनों को सीरीज में जोड़ता हूँ, तो L1 प्लस L2 ऐड होता है, L प्लस L 2L। वैसे ही जब मैं कैपेसिटर को जोड़ता हूँ, ठीक है, कैपेसिटर को, तो पैरेलल में ऐड होता है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 2/C, विच इज नथिंग बट 1/C टोटल। तो C टोटल विल बी C/2। मतलब आई कैन से कि सीरीज में जोड़ने की वजह से L बढ़ गया, कितने से, 2 गुना। और सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटर कम हो गया, कितने से, हाफ गुना। और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई ही करने वाला, एक केस में 2 गुना बढ़ा, एक केस में हाफ गुना कम हुआ, दोनों को मिक्स कर दो तो 2 × 1/2 विल बी 1, दैट इज अनचेंज। जेपा है, बहुत इजी था और चुम्मा सवाल था। अगला सवाल, a circuit has self inductance L and carries a current I. To prevent sparking, when the circuit is switched off, a capacitor which can withstand voltage V volt is used. Then the least capacitance. Okay, बच्चों एक कंसेप्ट सिखाना है मुझे। कंसेप्ट, स्पार्क कब होता है वो बता देता हूं। मान लो आपके पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, बराबर, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं। अभी सीन कैसे पता है क्या, एक टाइम पे इंडक्टर स्टोरेज बनेगा, ठीक है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा, तो ये कंज्यूमर बनेगा, ये कंज्यूमर बनेगा, तो ये स्टोरेज इसको सप्लाई देगा। दूसरे केस में ये स्टोरेज देगा, मतलब ये आपका सप्लायर बन जाएगा, और ये कंज्यूमर बनेगा, तो करंट इधर से उधर देगा। मतलब दोनों एक्चुअली एक दूसरे को दे रहे करंट। तो कब स्पार्क नहीं होता है, स्टेबल वो कब रहता है, स्टेबल कब रहता है, व्हेन आई कैन से द एनर्जी of the inductor must be same as the energy of the capacitor। ये प्लीज एक नोट कर लो, एक मैं चीज सिखा रहा हूं आपको, कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट लिख के याद रखो, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। जेपा। अब एनर्जी ऑफ इंडक्टर का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ Li²। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का क्या है, हाफ CV²। ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और एनर्जी ऑफ द इंडक्टर अपन ने इसमें सीखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना। तो हाफ ऑफ कट, तो इट इज Li² इज इक्वल टू CV²। आपको क्या पूछा है, लीस्ट कैपेसिटेंस, आपको C पूछा, तो V² इधर भेजो, तो Li²/V² इज इक्वल टू C। आ गया आंसर, Li²/V², Li²/V², ये आंसर। अगला सवाल, 22वां। ओके, 22वें सवाल में क्या दिया है, 22वें सवाल में दिया है एसी सोर्स, ईएमएफ दिया है, एसी सोर्स का ईएमएफ दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, देन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर दिस मच विल बी हाउ मच। ओके, पक्का है, 100% में से 98% बच्चों का आंसर रॉन्ग है, फिक्स है। क्यों ऐसा आपको पता है, यू इमीडिएटली फॉरगेट समथिंग, व्हाट। जब आप लोग यहाँ पे टाइम देखते हो, तो पक्का है साइन का इक्वेशन आएगा, ये पक्का है, बराबर ना। जब आप टाइम देखते हो, तो मतलब आप लोग एसी सर्किट की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या फॉर्मूला है ईएमएफ का, ईएमएफ का फॉर्मूला इज मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, याद है, यही फॉर्मूला है ना ईएमएफ का। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों व्हाट इज ई नॉट रे, ई नॉट क्या होता है, ये मुझको बता सकते हो, व्हाट इज ई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। और जब भी आपको सर्किट में कोई भी वोल्टेज अलग से दिया होता है, तो वो आरएमएस होता है, ये प्लीज नोट करना, ठीक है। हर एक के लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever whenever we get a value of E या I, always consider, ठीक है, always consider it as peak, sorry shit wrong लिखा मैंने, always consider it as RMS। हैंडराइटिंग पे इतना फोकस में कर रहा था, हैंडराइटिंग अच्छा निकालने के लिए थोड़ा सा निहार रहा था अपने हैंडराइटिंग को, और काम कर दिया। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, जब भी आप लोगों को ईएमएफ या करंट का वैल्यू दिया जाता है, हमेशा उसको आरएमएस देना है। हाँ, अगर मेंशन किया है कि पीक वोल्टेज इतना है, तो वो मैक्सिमम होता है, बट इधर पे वो आरएमएस है।
तो यू हैव द वैल्यू ऑफ ERMS एंड हाउ मच इज दैट ERMS 200/√2। बहुत सारे बच्चों से गलती क्या होती है, वो लोग इसको पीक ले लेते हैं एंड दैट इज रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। ये इसको पीक नहीं लेना है, दैट इज RMS। बट आपको इधर पे क्या चाहिए था, आपको पीक चाहिए था। तो RMS और पीक में रिलेशन पता है क्या है? RMS और पीक में रिलेशन ये होता है, ERMS इज इक्वल्स टू E0/√2। याद रखना, ERMS इक्वल्स टू E0/√2, पीक अपॉन √2। आपको ERMS दिया है ना, ERMS हाउ मच इज ERMS दिया 200/√2 विल बी इक्वल्स टू E0। E0 है पीक और नीचे √2, √2 कैंसल, तो क्या दिखेगा, E0 विल बी इक्वल्स टू 200। मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया। अब इसमें वैल्यू डालना है, तो E इज इक्वल्स टू E0 इज 200 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, 2πf इंटू टाइम, टाइम फिर कितना दिया 1/600। तो E इज इक्वल्स टू E0 विच इज 200 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई इंटू एफ। हाउ मच इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया आपको 50, तो 50 इंटू 200, so दिस इज 100 पाई इंटू 1/600। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो उड़ा दो, तो कितना है, E इज इक्वल टू 200 इंटू साइन ऑफ π/6 एंड साइन ऑफ π/6 मतलब 1/2, तो E इज इक्वल टू 200/2 विच इज 100। जेपा, आई होप सबको समझ में। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 23rd। सेम है यार, इधर से फुल टाइम पास वाले। The peak value of an alternating EMF is given by E equals to E0 cos omega t, and the peak value of alternating EMF is 10 volt। तो E0 का वैल्यू है 10 वोल्ट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एट टाइम t इक्वल्स टू 1/600 सेकंड। हाउ मच इज द इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो E इक्वल्स टू E0 इंटू कॉस ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई इंटू टी। E नहीं पता बट E0 पता है। पीक बोलो तो पीक पीक कितना दिया है, 10 दिया है, 10 इंटू कॉस ऑफ 2πf, 2 पाई इंटू एफ कितना दिया आपको, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम कितना दिया 1/600। तो E इज इक्वल टू 10 एज इट इज कॉस ऑफ 50 इंटू 2 जा 100 पाई, और नीचे क्या है, नीचे 600, 0 0 0 0 उड़ा दो, तो E इज इक्वल टू 10 कॉस ऑफ π/6 मतलब कि 30 डिग्री। कॉस 30 इज हाउ मच, कॉस 30 इज हाउ मच। बहुत बार बच्चे लोग घाई घाई में कॉस 30 को 1/2 बोल देते हैं, और अगर आपने इसको 1/2 लिया तो 10/2 होता है 5, ये भी ऑप्शन में जो कि रॉन्ग है, तो शॉर्ट हो जाएगा। तो 10 इंटू कॉस 30 दैट इज √3/2, तो दिस इज 5√3 आंसर। समझा है। अगला सवाल, in the circuit shown in the figure voltage is given and impedance and RMS current respectively will be how much? Okay, एक पॉइंट नोट करके रख लेना, ठीक है, जरूरी सा पॉइंट है, मुझे आपको ये सीखना। आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडक्टर में, ठीक है, इंडक्टर में इंडक्टेंस भी है, एक्सेल भी है, और इंडक्टर में आर भी है, दोनों दिए 5 मिली हेनरी एंड 5 ओम, ये दिया ना। हाँ, कब क्या लेना है याद रखना, इंडक्टर का आर लेना है जब डीसी दिया है, और इंडक्टर में एक्सेल लेना है जब एसी दिया है। जेपा, हाँ, अगर अकेला इंडक्टर रहेगा, सिर्फ इंडक्टर, अगर आपको ऐसा दिया है ओनली इंडक्टर, तो अगर आपको सिर्फ इंडक्टर दिया है तो डायरेक्टली उसमें दोनों लेना है, आर भी लेना है और एक्सएल भी लेना है। तो क्या फॉर्मूला था जेड का, जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये कोई तो न्यूमेरिकल में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंस आपके पास आरएलसी सर्किट है, एक टाइम पे एक ही लेना है, या तो इंडक्टर का एक्सएल लेना है, एल मतलब, या तो इंडक्टर का आर लेना है। जे पाए सबको, आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, तो वी विल बी डायरेक्टली टेकिंग हेनरी, ये वाला रेजिस्टेंस इग्नोर कर देंगे। नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। यहाँ पे तीन चीजें हैं, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, और आपको ढूंढने को क्या बोला, इंपीडेंस ढूंढने बोला, पहले अपोजिशन। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। इनफैक्ट अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कहा, वैसे भी करंट निकालने के लिए जेड निकालनी पड़ेगा, चलो ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू √r², आर देखो तो कितना दिया 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, प्लस XL, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ XL, दैट इज ओमेगा एल।
एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सी? 1/ωc, याद रखना। तो z इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 प्लस ओमेगा। हाउ मच इज ओमेगा? ओमेगा इज 2πf, बराबर ना? ओमेगा इज हाउ मच? 2πf। बट ये सब क्यों लेने का, अपने पास जब ऑलरेडी ओमेगा दिया। देखो इधर, जब इसे इक्वेट करोगे v इक्वल्स टू 20 cos ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा इज हाउ मच? ओमेगा डायरेक्टली 2000 दिए, तो 2000 इंटू एल। हाउ मच इज एल? 5 मिली। मिली देखो इधर, मिली। मिली मतलब 10⁻⁻⁻, माइनस 1/ωc। हाउ मच इज ओमेगा? 2000। एंड हाउ मच इज सी? सी कितना दिया है? सी दिया है 50 माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और इसका भी होल स्क्वायर। तो z विल बी, मैं ये वाला सवाल अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 24वां। तो z विल बी नीचे, देखो इधर पे रूट ऑफ 100 एज इट इज, प्लस, अब ये देखो, 1 0 2 0 3 0 3 0 हट गया, 5 2 10 बचा, 10। ठीक है, माइनस, माइनस यहाँ पे क्या आएगा देखो जरा, ये वाले 1/ωc। देखो 1/ωc, बस इतने पे फोकस करो। 1/ωc कितना रहा है? 1/ωc आ रहा है 1/2000, और सी, सी कितना दिया आपको? 50 माइक्रो। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0, और 5 2 10, 5 0। नीचे 5 0 है और 6 का लोन है, तो 5 0 मतलब 10⁻5, 10⁻⁻6। वो कितना होता है? 10⁻5, 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻, ये सब नीचे चल रहा है क्योंकि 1/ωc था, तो 10⁻+1 ऊपर चला जाएगा, बराबर ना? 10 अरे इसको सॉल्व कर लेना है, 10⁻+1 आएगा, तो ये आ गया 10 डायरेक्टली, द होल स्क्वायर। तो यार इधर पे ही तो आंसर आ गया कि सर, अरे यार क्या कर रहे हैं अपन, एक्सेल और एक्सी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 10 10 कट हो गया, तो क्या बचेगा? z इक्वल टू रूट ऑफ 100। 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। 10 के दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इसमें से राइट कौन सा है? बहुत सिंपल, आपको आरएमएस निकालना है ना। बताओ हाउ मच इज ई मैक्स? हाउ मच इज ई मैक्स? वी मैक्स कितना है? 20। ई मैक्स 20 है, तो हाउ मच इज ई आर एम एस? ई आर एम एस इज इक्वल टू 20/√2। ये क्लियर है? 20/√2 रैशनलाइज कर दो, तो 20/√2 इंटू √2/√2, तो ये हो जाएगा 20√2, और नीचे 2 वो हो जाएगा 10√2। तो आपके पास ई मैक्स, सॉरी, ई आर एम एस मिल गया। अब आपको क्या निकालेगा? अब आपको निकालना है सिर्फ आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन जेड। ई आर एम एस था 10√2 अपॉन जेड। जेड कितना था? जेड तो 10 ही था, 10 10 उड़ा दिया, आंसर √2 आ गया। ऑप्शन है, काम खल्लास। अरे चुम्मा क्वेश्चन से बोला ना आपको, चुम्मा मतलब चुम्मा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। झेपरा है क्या? अगला सवाल। प्यास लग गया मुझे, एक सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। Then I'll be teaching the next few numericals. Okay. Whew. Let's continue. 25वां, 25वां। ओहो, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब ऐसा ड्राइंग आप लोगों ने नहीं देखा जिसमें आपको 2 पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस दिया डायरेक्टली। ठीक है, इधर पे वोल्टेज डिफरेंस दिया ए और बी के केस में। ओके, अभी ये केस में बच्चों, जब आपके पास इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों है, बराबर, सबसे पहले यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस दिया है। ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस दिया है, वो कितना दिया है? 0.5। यहां तक तो क्लियर है? ओके, ये 0.5 है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम VA माइनस VB इज 0.5, मतलब एट अ सर्टन टाइम VA माइनस VB इज 5। तो इसका जो वोल्टेज नुकसान हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? 0.4, जो 0.5 वोल्टेज का नुकसान है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये इसकी वजह से हो रहा है, द ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, और एक किसकी वजह से हो रहा है? और एक हो रहा है द ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर, इसकी वजह से हो रहा है, इन सबकी वजह से, बराबर ना? ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ वगैरह, आपको पता है ना कि सर्किट अपने आप से वोल्टेज नहीं खाता है, जो भी सप्लाई उतना कंजम्पशन है। तो ये 0.5 वोल्टेज है, तो कहां पे गया 0.5? थोड़ा सा ईएल में गया, थोड़ा सा ईआर में गया, तो यू कैन से द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर
प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विल बी इक्वल टू 0.5। समझा? ओके। अब ढूंढने को क्या बोला, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज हाउ मच, मतलब एल ढूंढने बोला है। चलो ठीक है, वो भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? याद करो, ईएमआई लेसन में सर ने क्या पढ़ाया था? अपन ने ईएमआई लेसन में ये पढ़ा है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला है? डी फाई बाई डी टी। और फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? एल आई होता है, याद है? एल आई, तो एल को कॉमन निकालो। तो क्या आया था फॉर्मूला ईएमएफ का? द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला। तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी प्लस ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस इज हाउ मच, द ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस इज हाउ मच। तो भैया ये तो बहुत सिंपल, ओम्स लॉ। देखो इधर आए तो दिया है, आए तो दिया है, अरे क्या बात है, आए तो दिया है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। जेपा। अब बच्चे बोलेंगे सर इधर इधर पे ओम्स लॉ लगाया आपने आई इंटू आर, तो इधर पे भी ओम्स लॉ लगाना चाहिए था, आई इंटू एक्सएल। लगा सकते हो, आई इंटू एक्सएल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्सएल निकाल के क्या करोगे? मान लो अगर एक बच्चे को लग रहा है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। तो इस ईएल का आई इंटू एक्सएल, और वैसे ईआर का आई इंटू एक्स आर, विच इज नथिंग बट आर। तो ठीक है, आपके पास ये लॉजिक भी है, बट एक्सएल निकाल के क्या करोगे? आपके पास एक्सेल के अंदर फिर फॉर्मूला डालना पड़ता है ओमेगा एल, और आपको तो कुछ भी नहीं पता इधर पे, तो वो सब नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो एल डी आई बाई डी टी प्लस आई इज हाउ मच? 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 0.2, विल बी इक्वल टू 0.5। 5 टू जार 10, तो 0 पॉइंट, ये देखना 0.2 का आधा, क्योंकि 0.5 मतलब आधा होता है, तो 0.2 का आधा क्या होगा? 0.1। तो 0.1 और यहाँ पे 0.5 है, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? माइनस होकर 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अकेले फिर क्या बचेगा? एल डी आई बाई डी टी, मतलब एल इंटू डी आई बाई डी टी। हाउ मच इज डी आई बाई डी टी? देखो दिया है, डी आई बाई डी टी दिया 8, 8 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है ये सेकंड में, तो 8, एल इंटू एट विल बी इक्वल टू 0.4। तो एल इज इक्वल टू 0.4 बाय 8। एक डेसिमल शिफ्ट करने के लिए इसको 4 बनाओ, नीचे 80 बना दो, ये जीरो बाजू में रखो, 8 वन जा 8, 0.5 जा, बट नीचे एक एक 10 भी था, तो और एक डिजिट से इसको छोटा बना दो। अरे सिंपल मैथमेटिक्स, ऐसा मुंह मत बनाओ, मुझे पता है ये डिवीजन बहुत बच्चे को नहीं आएगा। ऐसा करो, 4 वन जा 4, 4 20 जा 1/2 कितना होता है? 0.5, बट ये 1/2 नहीं है, 1/20 है, तो 0.05। झेपा। अगला सवाल 26, विच ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ आरएमएस करंट विथ फ्रीक्वेंसी? बेटा, सर ने आपको बहुत सुंदरता पूर्वक सिखाया, बहुत सुंदरता पूर्वक। सीरीज में जब आप लोग रेजोनेंस लेते हो, तो उसमें आई मैक्सिमम होता है, ठीक है? क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन अपोजिशन, अपोजिशन कम तो करंट ज्यादा, अपोजिशन कम होता है। ये सीरीज की खासियत है। पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में एट रेजोनेंस द करंट इज मिनिमम, और मैंने उसका आपको फॉर्मूला भी बताया था। आई का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आई इज इक्वल्स टू, आज सुबह ही मतलब इसमें ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल में, ठीक है? जिसमें ई नॉट का टर्म होता है, कॉस का टर्म होता है, और उसके साथ ये आता है एक्स एल माइनस एक्स सी। एट रेजोनेंस आपको पता है कंडीशन क्या होता है? एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया, तो आई भी जीरो हो गया। तो वो है आई मिनिमम होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये मिनिमम ग्राफ ये वाला, तो क्यू इज द राइट वन, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला 27, 27 में क्या है? इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी ई नॉट, ओके, इज, हाँ ठीक है, E naught is the peak EMF, R is the resistance, omega is the inductive reactance, and omega C is the capacitive reactance. अच्छा, करंट पूछा है रे, करंट पूछा है। पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी हाउ मच? तो I का फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स, आई मैक्स का फॉर्मूला होगा ई मैक्स अपॉन जेड, ई मैक्स अपॉन जेड। यहां तक तो क्लियर है सबको? आई होप यहां तक तो सबको अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है? अब इसके बाद
आपको रेजोनेंस बोला है, ठीक है बेटा। रेजोनेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रेजोनेंस के इधर आपको पता है XL और XC इक्वल होता है। अब सबको पता है Imax का फॉर्मूला, देखो Imax इक्वल्स टू Emax, वो लोग ने दिया है E नॉट। Z का क्या फॉर्मूला होता है? Z का फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, यही होता है, बराबर ना। बट रेजोनेंस में XL और XC तो इक्वल है, XL और XC तो इक्वल, इन लोग ने बोला ना एट रेजोनेंस, इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी हाउ मच। तो भैया रेजोनेंस का तो हमको अच्छे से पता है कि रेजोनेंस के केस में वी कैन डायरेक्टली से कि XL और XC दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। तो अगर XL और XC इक्वल हो गया तो ये पार्ट को उड़ा दो, ये पार्ट को उड़ा दो, तो कितना आएगा Imax? Imax विल बी E नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर, दैट इज आर। जेपा है, खत्म, इजी सा सवाल था। हाँ, अगर आरएमएस पूछा होता, आरएमएस, तो आरएमएस क्या होता है? मैक्स का रूट टू से डिवाइड करना, तो उस केस में आता ये वाला आंसर, वो केस में ये वाला आंसर आता अगर आरएमएस पूछा होता तो, बट मैक्सिमम पूछा है तो ये आंसर। अगला सवाल, सेकंड लास्ट। अ रिजेक्टर सर्किट इज द रेजोनेंट सर्किट इन विच। ओके, ग्रेट बच्चों, एक कंसेप्ट है, रिजेक्टर सर्किट का मतलब है वो सर्किट विच रिजेक्ट्स द करंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता उसमें। अब ऐसा कब होता है या वोल्टेज कब नहीं होगा? जब आप लोगों ने एक कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया। तो कैपेसिटर और इंडक्टर को जब आप पैरेलल में लगाते हो ना, तो हम लोग ने ऑलरेडी एक कंडीशन पढ़ा था, बहुत ही सुंदर सा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। पैरेलल में पैरेलल में रेजोनेंस में क्या होता है? पैरेलल में रेजोनेंस में द करंट इज मिनिमम। मिनिमम मतलब अगर मैंने जीरो ले लिया फिर थ्योरेटिकली, तो अगर करंट जीरो हो गया तो देन इट इज अ रिजेक्टर सर्किट, इसने इस सर्किट में करंट रिजेक्ट कर दिया, देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट। तो उस केस में अपन बोलते हैं कि LCR दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जेपा, आखिरी सवाल, an alternating EMF is E is equals to E naught sin omega t, and in what time the of the EMF will have half of its maximum value। फिर मैं याद दिला देता हूँ आपको, ये सवाल इस चैप्टर का है ही नहीं, ये सवाल ऑसिलेशन वाले लेसन का है। अगर आपको अब मैं ऑसिलेशन में सवाल पूछूं कि एट व्हाट टाइम, हाँ ध्यान से देखिएगा, मेरा ये सवाल है, एट व्हाट टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट एट व्हाट टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अचानक से सबको आंसर आएगा क्योंकि x का फॉर्मूला सबको पता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। x अगर आपको बोला कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है तो a by 2 विल बी इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। a उड़ गया, क्या आएगा? sin ओमेगा टी इज हाफ, sin ऑफ विच एंगल इज हाफ? 30 डिग्री, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कि पाई बाय 6, ये सबको पता है, बराबर। ओमेगा का क्या फॉर्मूला था? ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ऑप्शन में देखो टी के टर्म्स में, तो 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई पाई कट, कैपिटल टी उधर, 2 इधर, तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 12। यही सवाल इधर पे था, खाली क्या बोला था? द ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है वो कितना है? हाफ ऑफ मैक्सिमम, मतलब ई नॉट बाय 2 विल बी इक्वल टू ई नॉट एज इट इज, और आगे साइन ओमेगा टी एज इट इज, तो ई नॉट कट, वापस से आपका साइन ओमेगा टी हाफ आ गया इसके। अरे झंडू होते हैं सब क्वेश्चंस देखा जाए तो चलो बच्चों, ये सेशन ये पेंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धीरू सर का वेट जरूर कीजिए, एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैं चाहता हूं कि मुझे 26th क्वेश्चन नंबर का नंबर डाल के मुझे मैसेज करना है कि सर PYQ 2021 AC सर्किट्स में आपने 26th क्वेश्चन में बोला था मुझे मैसेज करने के लिए, समझा? ऐसा, और फिर आपका नाम बता देना और आप कौन से सिटी से हो, मतलब ऑफलाइन हो, मैट्रिक्स के स्टूडेंट, या फिर ऑनलाइन हो। तो चलो बच्चों, लेक्चर ये पेंड होता है, टाटा बाय बाय सायोनारा।